अभी हम लोग काफी समय पार किए, जितना विषय आ गया हो गया। चलिए ठीक ठीक ठीक। माननीय सदस्य जगत मांझी, अभी 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 छोड़िए, अभी 40 तो है नगेंद्र बाबू, 40 को गैर 6 मिनट 7 मिनट करके लेगा, तब हिसाब कर लीजिए। रात 9 बज जाएगा, 9 बज जाएगा, 9 बज जाएगा। आपका पहले है, हम समझ रहे हैं, आप करके निकल जाइएगा। चलिए ठीक है, चलिए जगत जी पूछिए। अभी हम लोग काफी समय पार किए, जितना विषय आ गया हो गया। चलिए ठीक, कागज ठीक मामला माननीय सदस्य जगत मांझी के ध्यान में लाया हूँ। यह है कि हमारे पश्चिम सिंहभूम जिला में अभी छोड़िए, सारंडा, 40 तो है नगेंद्र बाबू, 40 को और 6 मिनट 7 मिनट करके लेगा, तब हिसाब कर लीजिए। रात 9 बज जाएगा, 9 बज जाएगा, 9 बज जाएगा। आपका पहले है, हम समझ रहे हैं, आप करके निकल जाइएगा। चलिए ठीक है, हमारे आदिवासी परिवार निवास करते हैं। हम लोग काफी समय पार किए, जितना विषय आ गया हो गया। ठीक, कागज ठीक माननीय सदस्य जगत मांझी प्रमाण पत्र नहीं बन पा रहा है। यह है कि हमारे जो सरकार का जवाब आया है, सारंडा, टीएसी के और 6 मिनट 7 मिनट करके लेगा, तब हिसाब कर लीजिए। रात 9 बज जाएगा, 9 बज जाएगा, हमने क्या है आपका पहले है, उसमें आवश्यक कार्रवाई करने का निर्णय लिया गया। चलिए ठीक है और अभी तक मामला शिक्षाधीन ही हम लोग है। काफी समय मेरा पार सवाल किए, ये जानना है कि जितना विषय आ गया हो गया। ठीक, कागज माननीय सदस्य जगत मांझी प्रमाण पत्र नहीं बन पा रहा है। यह है कि हमारे जो सरकार का जवाब आया है, सारंडा, ये बात सही है। टीएसी के ग्रामों में ये मामला भी हमने क्या है परिवारों को कठिनाई हो रही है, आवश्यक कार्रवाई करने का निर्णय लिया गया। चलिए ठीक है। उन्होंने और अभी तक माननीय सदस्य से बात किया कि टीएसी में भी मामला को उठाया था। ये जानना है कि और प्रयास होगा कि अगले बजट सरकार में पहले इस पर हम लोग को नहीं बन पा रहा है। माननीय सदस्य ठीक है सर, ठीक, मैं धन्यवाद। पैसा वापस लेता हूँ। माननीय सदस्य देवेंद्र कुंवर जी। मेरा प्रश्न संथालपुरना से है। संथालपुरना का 6 जिलों में पिछड़ों को, अति पिछड़ों को आदि आबादी 65% है, 65% है। महोदय, दूसरा प्रश्न है महोदय, वर्ष 2002 में पिछड़ों का आरक्षण 26 से घटाकर 14% कर दिया गया है। यहाँ यह कहना है कि तत्कालीन सरकार ने कुछ आरक्षण 73%, कुल आरक्षण 73% किया था, लेकिन माननीय उच्च न्यायालय के आरक्षण सीमा 50% से कम करने का उसको रोक दिया गया। अतः महोदय, वर्ष 2009 में जब माननीय शिबू सोरेन जी के नेतृत्व में सरकार बनी, तो पिछड़ों अति पिछड़ों का आरक्षण शून्य कर दिया गया। यह संविधान का अनुच्छेद 14 और 18 का उल्लंघन है। महोदय, मेरा कहना यह है कि पिछड़ी अति पिछड़े के साथ घोर अन्याय हो रहा है। इनको विचार घोर अन्याय हुआ, इसको विकास, सामाजिक, आर्थिक, पारंपरिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक सभी प्रभावित हुए हैं। सरकार जांच कर पिछड़ों का साथ इंसाफ करे, यही मेरा कहना है महोदय। माननीय मंत्री जी। जहाँ तक पिछड़ों को आरक्षण घटाने के संदर्भ में इन्होंने मामला को उठाया है देश में गैर सरकारी संकल्प के माध्यम से, हम लोग ने वक्तव्य में सरकारी जवाब में स्पष्ट रूप से किया है कि पहले 73% आरक्षण था, लेकिन कोर्ट के निर्णय के आलोक में 50% के अंदर आरक्षण तय करने का मामला 2002 में WPL 3696/2002, रजनीश मिश्रा बनाम राज्य सरकार, WPL 4706/2001, दिनेश नीरज शर्मा बनाम यूनियन ऑफ इंडिया एवं अन्य द्वारा चुनौती दी गई। इस संबंध में माननीय झारखंड उच्च न्यायालय के 5 अंतरिम आदेश पारित किए गए 30/9/2002 को। उक्त अंतरिम आदेश को आंशिक रूप से संशोधित करते हुए एक और आदेश पारित किया गया। माननीय उच्च न्यायालय के उक्त अंतिम आदेश एवं संशोधन आदेश के अनुसार झारखंड पदों एवं सेवाओं की रिक्तियों में आरक्षण 50% तक सीमित रखी जाए और इसका निर्धारण करने के लिए राज्य सरकार स्वतंत्र हो। तो उस आलोक में 73% से आरक्षण की सीमा को घटाया गया। उसमें यह तय किया गया कि उस क्षेत्र में
अनुसूचित जनजाति एवं अनुसूचित जातियों को पहले तय किया जाए और बाकी बचे हुए जो प्रतिशत होंगे उसमें पिछड़ी वर्ग के पिछड़ा 1 और पिछड़ा 2 को मौका उसमें दिया जाए। इस आधार पर तय किया गया, जिस कारण से 26% से कम होके ये 14% में आया अध्यक्ष महोदय। तो ये कोर्ट के न्याय निर्णय के आलोक में इस तरह की स्थितियां हुई है और हम लोग ये सरकार ओबीसी के आरक्षण को हम लोग ने शून्य नहीं किया, बल्कि पिछले समय से जो कोर्ट का न्याय निर्णय आया उस आलोक में ये हुआ है अध्यक्ष महोदय। माननीय सदस्य। अध्यक्ष महोदय, मेरा कहना यह है कि संथाल परगना के 6 जिलों में ओबीसी और अति पिछड़ी जाति को आरक्षण से एकदम शून्य है। आज ये स्थिति है, कहीं भी किसी चीज में कोई चीज, कहीं भी कोई व्यवस्था अति पिछड़े और पिछड़ियों का कुछ हो रहा है। इसलिए आसन से मेरा अनुरोध होगा कि माननीय मंत्री जी कितने दिन में ये अति पिछड़ी जाति संथाल परगना में लाभ पहुंचे, ये हमें आश्वस्त करें। यही आसन से मैं माननीय मंत्री जी से। माननीय मंत्री जी, और एक बार पिछड़ों का आरक्षण का मामला है जी, जो उनका अधिकार है पहले जो था, तब क्या माननीय सदस्य वही ना बोलना चाहता है, पहले जितना था उतने कर देने के लिए? पहले था 26%। हाँ, तो वही ना चाह रहे हैं आप? वही, जी हाँ। ठीक, चलिए आप जी, अपना 27% संकल्प बता दीजिए, 27%, आपका क्या संकल्प है? अध्यक्ष महोदय, हम लोग इस संबंध में आरक्षण को हम लोग 77% करने का प्रस्ताव भारत सरकार को भेजे और उसमें ये भी उस आरक्षण की सीमा जो ये राज्य सरकार तय की है उसको प्रोटेक्शन मिले, इसलिए उसको 9th शेड्यूल में शामिल करते हुए हम लोग ने किया। जैसे बिहार में आरक्षण को कोर्ट के निर्णय के बाद से जो है ना उसको ख्वाहिश कर दिया, जो जातीय जनगणना करने के बावजूद आरक्षण की सीमा को बढ़ाया था उसको कोर्ट के न्याय निर्णय के बाद से फिर उन लोग को जो है ना उसको ख्वाहिश कर दिया। इसलिए ये झारखंड सरकार बहुत सोच समझ करके पिछड़ों के आरक्षण को बढ़ा करके 27% करके जो प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेजे 9th शेड्यूल में शामिल करते हुए आने वाला दिन में अनुपालन होगा तो पिछड़ों को इसका लाभ मिलेगा। और एक जानकारी मैं ये भी बता दूं कि ESW वाला जो 10% आरक्षण अभी तय हुआ है और जिन जिन जिलों में पिछड़े वर्ग को आरक्षण शून्य है वहाँ ESW में वो लोग अप्लाई कर सकते हैं और नियुक्तियों में उनको जो है ना उसका लाभ मिलेगा। ये सरकार ने संकल्प जारी किया। अपना अभिस्ताव प्रस्ताव वापस लिए माननीय जी सदस्य जी, मेरा एक कहना कि अति पिछड़ो आरक्षण का शून्य जो है कब तक 26-27% वाले ये होगा, ये सर मेरे आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी 27% कब तक होगा या शून्य ही रहेगा? अध्यक्ष महोदय, हम लोग तो विधानसभा से पारित करके भारत सरकार को भेजिए, भारत सरकार को निर्णय लेना है जब भी हो, लेकिन हम लोग हम लोग स्पष्ट कर दिए हैं कि हम लोग पिछड़ों के साथ हैं, इसलिए आरक्षण जो है ना 27% किया जाए। चलिए अपना अभिस्ताव वापस लीजिए, महोदय प्रयासरत हैं। करता हूँ कि माननीय अभिस्ताव वापस लिए? जी जी, धन्यवाद। माननीय सदस्य आलोक कुमार चौरसिया। मेरा सवाल डाल्टनगंज विधानसभा क्षेत्र से जुड़ा हुआ है महोदय। ये सभा राज्य सरकार से अभिप्राय करती है कि डाल्टनगंज विधानसभा क्षेत्र के भंडरिया प्रखंड गढ़वा जिला के ग्राम तेहारो, हरता, कुरून, बिचका कोयला का भंडार का प्रचुर मात्रा में है। यदि सरकार राजस्व के हित में और जनहित को ध्यान में रखकर खनन कार्य के चालू कराती है तो यहाँ के स्थानीय रोजगार और युवाओं का रोजगार साधन उपलब्ध होगी, यह सरकार के राजस्व की प्राप्ति होगी। अतः उस परिक्षेत्र में जनहित की मांग करता हूँ कि उस वर्णितीय स्थल पर राज्य सरकार सर्वे कराकर खनन की कार्य चालू कराए। अध्यक्ष महोदय, आपने उत्तर पढ़ लिया? उत्तर पढ़ लिया। जवाब आपने उत्तर पढ़ लिया? उत्तर पढ़े हैं महोदय, मैं उत्तर पढ़ लिया हूँ और इसमें उत्तर में भी साफ लिखा है कि भारत सरकार। जी। तो मैं मंत्री जी से ये कहना चाहता हूँ क्योंकि वो तमाम क्षेत्र ऐसे हैं महोदय कि आज भी वो सब क्षेत्र सड़क के लिए तरसता है। आज आज़ादी के बाद भी चाहे फॉरेस्ट का परेशानी हो या फिर वैसे क्षेत्र आज भी सड़क नहीं बना है महोदय। माननीय मंत्री जी, तो मैं आपसे आग्रह करता हूँ खान एवं भूतत्व विभाग। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य की जो चिंता है उस चिंता को हम लोग
उत्तर में उनकी चिंता को शांत उत्तर किया। दिए हैं, स्थान दिए हैं कि महोदय की कोल्ड ड्रिंक खुलना चाहिए। हम भी चाहते हैं महोदय, राज्य सरकार भी चाहती है कि कोल्ड ड्रिंक खुले, लेकिन कई बाधाएं भी होती है महोदय। माइंस एंड मिनरल डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट 1957 ये साफ कहता है महोदय कि कोयला बृहद खनिज की श्रेणी में आता है, जिसका अन्वेषण और खनन पट्टा का आवंटन कोल मंत्रालय भारत सरकार करती है महोदय। अब उस परिप्रेक्ष्य में राज्य सरकार का कहाँ भूमिका है महोदय? हम लोग इस विषय में पत्राचार किए हैं महोदय कि भाई अतिशीघ्र कोल्ड ड्रिंक खुले तो राज्य में रोजगार का सृजन होगा, राज्य में राजस्व की प्राप्ति होगा। हम लोग भी प्रयासरत हैं महोदय। तो माननीय सदस्य और माननीय सदस्य को यह कहना चाहेंगे कि हम लोग भी इसमें प्रयासरत हैं, इस दिशा में आगे बढ़े हैं कि राज्य का राजस्व के साथ साथ रोजगार मिले। तो माननीय सदस्य को मैं आश्वस्त करना चाहता हूं महोदय। एगो पूरक लेता है। माननीय मंत्री जी ने जवाब जो दिया है, अच्छी बात है कि ये भारत सरकार, लेकिन आपकी सरकार है, आप अगर यहाँ से प्रस्ताव भारत सरकार को देते हैं तो अच्छा रहेगा, क्योंकि वो तमाम ऐसे क्षेत्र है महोदय, अति पिछड़ा क्षेत्र, आदिवासी समाज का से क्षेत्र से बड़ा हुआ गांव है। तो मेरा आपसे एक ही आग्रह है कि आप अपने सरकार, हम अब इस विधानसभा का हम सदस्य हैं, तो हम इस विधानसभा में उठाएंगे और हमारी बात को आपको पहुंचा रहे हैं भारत सरकार तक। भारत सरकार के पास इस बात को रखना ये राज्य सरकार का काम है। तो मेरा आग्रह है महोदय कि वो जितना गांव है उस गांव में, मैं आपको एक संक्षेप में बताना चाहता हूं कि उस क्षेत्र में आज तक सड़क नहीं बना है महोदय। हम लोग क्षेत्र में जाते हैं तो परेशानी हम लोग को झेलना पड़ता है। तो मैं आपसे मांग भी करूंगा कि उस क्षेत्र का सड़क का भी दुर्दशा बनाया जाए महोदय। तो माननीय मंत्री जी से मेरा आग्रह है कि अब जरूर संतुष्ट करें कि भाई हम आपकी प्रस्ताव भारत सरकार को भेजने जा रहे हैं। ठीक ठीक, चलिए। अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य का चिंता लाजमी है महोदय, और हम तो आश्वस्त कर रहे हैं, इस संबंध में पत्राचार राज्य सरकार कर रही है और हम लोग प्रयासरत रहे महोदय कि अतिशीघ्र उस कोल्ड ड्रिंक खुले और राज्य का राजस्व के साथ साथ रोजगार भी बढ़े और वहाँ का चौमुखी विकास हो। हम लोग चाहते हैं महोदय, हम लोग इस दिशा में बढ़े हुए हैं। तो हम माननीय सदस्य से आग्रह करेंगे कि अपना अविस्ताव वापस लीजिए, हम इस दिशा में बढ़े हुए हैं। चलिए, अपना अविस्ताव वापस लीजिए। ठीक है अध्यक्ष महोदय, धन्यवाद। माननीय सदस्य श्रीमती निशा तालम जी। अध्यक्ष महोदय, यह सभा राज्य सरकार से अविस्ताव करती है कि साहिबगंज जिला मुख्यालय से बरारुआ प्रखंड मुख्यालय की दूरी लगभग 72 किलोमीटर है, जबकि पाकुड़ जिला मुख्यालय से बरारुआ प्रखंड मुख्यालय की दूरी मात्र 22 किलोमीटर है। अतएव साहिबगंज जिला से बरारुआ प्रखंड अलग कर पाकुड़ जिला में शामिल करने की वर्षों पुरानी आम जनों की मांग को महत्व देते हुए सरकार बरारुआ प्रखंड को पाकुड़ जिला में शामिल करने संबंधी विषय पर कार्रवाई सुनिश्चित करे। माननीय मंत्री जी। अध्यक्ष महोदय, जो सरकारी संकल्प माननीय सदस्य उठाई हैं, ये बात सही है, लेकिन इसके गठन से संबंधित मामला उपायुक्त के माध्यम से प्रमंडलीय आयुक्त की अनुशंसा उच्च स्तरीय कमेटी को आती है तो इस पर विचार होता है अध्यक्ष महोदय। इसीलिए अभी सरकार के पास ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है जिस कारण से इस पर हम लोग कोई निर्णय लें। माननीय सदस्य मैं आग्रह करता हूं कि प्रस्ताव को उपायुक्त और प्रमंडलीय आयुक्त के माध्यम से सरकार तक भेजवाने का प्रयास करें और माननीय सदस्य आग्रह करता हूं कि अविस्ताव को वापस लें। माननीय सदस्य। जब अध्यक्ष महोदय, जवाब मिला है। मैं विभाग द्वारा उपलब्ध कराए गए जवाब के शब्द जाल में फंसने नहीं चाहती हूँ। अध्यक्ष महोदय, राज्य के माननीय मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी की हमेशा चिंता रही है कि राज्यों के आम लोग तक सरकार की योजनाएं पहुंचे। इसी उद्देश्य से माननीय मुख्यमंत्री के आदेश पर राज्यों के सभी पंचायत में प्रत्येक वर्ष आपकी योजना, आपकी सरकार, आपकी द्वार कार्यक्रम के माध्यम से सरकार के पदाधिकारी पंचायत में जाकर आम जनों की समस्या सुनते हैं और उसका समाधान किया जाता है।
अध्यक्ष महोदय, मैंने गैर सरकारी संकल्प के माध्यम से साहिबगंज जिला के बरहरुआ प्रखंड को पाकुड़ जिला में शामिल करने का आग्रह की हूँ। अध्यक्ष महोदय, बरहरुआ से साहिबगंज जिला मुख्यालय दूरी 72 किलोमीटर है, जबकि पाकुड़ जिला मुख्यालय की दूरी मात्र 22 किलोमीटर है। अध्यक्ष महोदय, जवाब में कहा गया है कि कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं है। अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री से जानना चाहती हूँ कि कब तक सभी विभागीय प्रक्रिया पूरी कर विधिवत प्रस्ताव मांग किया जाएगा। अब तक प्रस्ताव की मांग की गई है या नहीं? अध्यक्ष महोदय, इस संबंध में कोई प्रस्ताव लंबित नहीं है। उपायुक्त के यहाँ ना प्रमंडलीय आयुक्त के यहाँ कोई प्रस्ताव नहीं आया है मैडम इस संबंध में। माननीय सदस्य से आग्रह होगा कि आप अपने स्तर से उपायुक्त के माध्यम से प्रस्ताव भिजवाएं। हम लोग जरूर इस पर कोई निर्णय लेंगे। अध्यक्ष महोदय, उच्च स्तरीय कमेटी इस पर निर्णय लेती है, मुख्य सचिव की अध्यक्षता में जो कमेटी होती है। माननीय प्रस्ताव सदस्य, आएगा तो हम लोग जरूर विचार करेंगे। माननीय सदस्य, मैं आग्रह करता हूं कि आपका विषय अध्यक्ष महोदय, मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह करती हूँ कि आज सदन में घोषणा करने की कृपा करें। 2026 के स्थापना दिवस तक सभी प्रक्रिया पूरी कर साहिबगंज जिला के बरहरुआ प्रखंड को पाकुड़ जिला में शामिल कर लिया जाएगा। अध्यक्ष महोदय, इस तरह का प्रस्ताव आने पर हम लोग विचार करेंगे। माननीय सदस्य को इसलिए आग्रह कर रहे हैं कि आप माननीय सदस्य, इसमें एक प्रक्रिया होता है। आपका जो विषय है 72 किलोमीटर दूरी पर प्रखंड अवस्थित है, जबकि जिला मुख्यालय आपको मात्र 22 किलोमीटर दूरी पर ही उपलब्ध है। तो उस प्रखंड को साहिबगंज जिला से पाकुड़ जिला लाने का सवाल है। तो ये विषय माननीय मंत्री जी, माननीय मंत्री जी, आप जैसे हाई पावर कमेटी का बैठक बिना आपका आदेश से तो संभव नहीं होगा। हाई पावर कमेटी, आपको निर्णय लेना पड़ेगा। हाई पावर कमेटी का आदेश होगा तब नया ब्लॉक को सृजन होगा या किसी ब्लॉक को इधर से उधर करने का दिशा निर्देश दिया जाएगा। तो मैं सदस्य के तरफ से आपसे अध्यक्ष महोदय, मैं यही कह रहा हूँ कि प्रस्ताव आ सकता है, लेकिन माननीय सदस्य अपने प्रतिवेदन के आधार पर या उन क्षेत्र के पंचायत के सभी जिला परिषद के माध्यम से, पंचायत के माध्यम से प्रस्ताव उपायुक्त के माध्यम से आना चाहिए। अध्यक्ष महोदय, प्रमंडलीय आयुक्त के अनुशंसा के साथ में तब उच्च स्तरीय कमेटी में विचार होगा। पहले माननीय सदस्य ही मेरा आग्रह है कि उन प्रस्तावों को भेजवाए ताकि कमेटी में आए तो हम लोग इस पर समय विचार करेंगे। अध्यक्ष महोदय, ठीक है, आप थोड़ा ग्राउंड जमीनी एक्सरसाइज करिए और इसको भेजवाइए तो माननीय मंत्री जी आपका जो समस्या है इसका निराकरण करेंगे। और अभिस्ताप वापस ले लीजिए, अभिस्ताप वापस ले लीजिए। अध्यक्ष महोदय, मैं इस उम्मीद के साथ वापस लेती हूँ कि सरकार द्वारा विधिवत प्रस्ताव मंगवा कर बरहरुआ प्रखंड को पाकुड़ जिला में 15 नवंबर 2026 तक शामिल कर लिया जाएगा। शुक्रिया। माननीय सदस्य श्री संजीव सरदार जी। महोदय, मेरा प्रश्न यह है कि ये सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि भूमि जनजाति समुदाय की आबादी 4 लाख से अधिक है, जो झारखंड राज्य के धालबुंग, पूर्वी सिंहभूम, पश्चिम सिंहभूम, सरायकेला खरसुआ जिले में प्रमुख रूप से निर्वासित है। पूर्व की परीक्षाओं में जैसे टेट 2016, वनरक्षी प्रतियोगिता परीक्षा 2014, कक्षापाल प्रतियोगिता परीक्षा 2015 में भूमिज भाषा को सम्मिलित थी तथा उनके अभ्यर्थीगण उक्त भाषा के सम्मिलित थे तथा उनके अभ्यर्थीगण उक्त भाषा भूमिज में परीक्षा देकर नियुक्ति प्राप्त किए थे। लेकिन 2023 में जारी संशोधित नियमावलियों में भूमिज भाषा को सूची से विलोपित कर दिया गया, जिसके कारण भूमिज समुदाय के गहरा असंतोष प्राप्त है। ये कृत भारत के संविधान के अनुच्छेद 353A में प्रावधानित स्थानीय जनजातीय भाषाओं सुरक्षा हनन है, जो बेहद गंभीर विषय है। अतः उपयुक्त वर्णित तथ्य के आलोक में 10
जेटेट जेपीएससी द्वारा आयोजित सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में भूमिज भाषा को पुनः शामिल किया जाए। माननीय सदस्य, माननीय मंत्री। अध्यक्ष महोदय, ये माननीय सदस्य संजीव सरदार जी ने जिन बातों को उठाया, भूमि की संख्या 5 लाख के लगभग है। पहले जेटेट में और वन रक्षी प्रतियोगिता और अन्य परीक्षाओं में भूमिज भाषा थी और जिसमें लोग सम्मिलित होकर के उत्तीर्ण भी हुए, लेकिन अभी हाल के दिनों में भूमिज को उसे हटा दिया गया, उनको पुनः शामिल करने की उन्होंने मांग की है। तो चूंकि इसमें पूर्व में ये जो परीक्षाएं आयोजित होती थी, तो राज्य सरकार को तो ये प्रस्ताव आया कि उनको सिविल सेवाओं की तरह उसका परीक्षाओं को लिया जाए। उसको लेकर के बाकी किन किन भाषाओं पे परीक्षा ली जाएगी, क्या स्थितियां, इस पर एक आकलन के लिए पूर्व में 2012 में विशेषज्ञों की एक कमेटी बनी थी, जिसमें अनुशंसा के आलोक में इस तरह की सभी जनजातीय, क्षेत्रीय एवं सभी भाषाओं को इसमें शामिल किया गया था। और फिर से इस तरह की बातें दोबारा उठी तो एक बार विधानसभा की कमेटी भी इसमें बनी कि ये जो भाषाओं की स्थितियां हैं परीक्षाओं में, प्रतियोगिताओं में, किन किन भाषाओं को शामिल किया जाए, नहीं किया जाए सिविल सेवाओं की परीक्षाओं की तरह। तो उसमें विधानसभा कमेटी में उस समय माननीय सरयू राय जी उसके चेयरमैन रहे और स्टीफन भी उसके सदस्य रहे और वित्त मंत्री वर्तमान वो भी रहे। तो उन्होंने उस समय भी भूमिज को उससे मतलब अलग रखा। तो चूंकि दो विशेषज्ञों की कमेटी और विधानसभा की कमेटी ने एक रिपोर्ट देने के बाद इस तरह की स्थितियां हुई है, तो इसलिए ये फिलहाल तो हम ये कहेंगे कि और भी जनजातीय भाषाएं जैसे माल पहाड़ी, पहाड़िया, इस तरह की और भी भाषाएं हैं, इन सभी पर उस समय तक निर्णय नहीं लिया जा सकेगा जब इस पर कोई पुनर्विचार नहीं होगा। इसलिए आने वाला दिन में और भी भाषाओं पर इस तरह की बात उठेगी तो सरकार उसको देखेगी। माननीय सदस्य, बात यह है अध्यक्ष महोदय, विस्तार वापस बात यह है अध्यक्ष महोदय, ये आदिवासी जनजातियों की बात है और ये सरकार आदिवासियों को संरक्षण देने वाला सरकार है। अगर कोई समाज में उनका भाषा ही नहीं रहे तो आने वाला दिन में उनका अस्तित्व अपने आप समाप्त हो जाएंगे। तो कहीं ना कहीं जरूरी है अध्यक्ष महोदय। और आज अगर कहीं परीक्षा में उन लोग शामिल नहीं होते हैं तो काल के दिन में कोई के नियुक्ति आएंगे तो उन समाज के बच्चे लोग सभी वंचित रह जाएंगे। तो अति आवश्यकता है अध्यक्ष महोदय भूमिज भाषा को सभी प्रतियोगिता परीक्षा में शामिल करने के लिए। माननीय मंत्री जी, माननीय सदस्यों को जनजातीय भाषा से संबंधित है अध्यक्ष महोदय, इसलिए सरकार गंभीर है, हम लोग इस पर विचार करेंगे। ठीक ठीक है संजीव जी, ठीक है। और प्रस्ताव वापस लीजिए। हाँ, मैं अपना प्रस्ताव वापस। धन्यवाद। माननीय सदस्य स्वरूप चटर्जी जी। अध्यक्ष महोदय, जवाब मिला है, ये बेलियापुर, पातलावाड़ी और चिरकुंडा पंचायत पद के बारे में है। जो रोड चौड़ीकरण 5.5 मीटर का रोड है उसको 7 मीटर करने के लिए अनुरोध किया गया है। तो सरकार की जो जवाब मिली है वो जो राइडिंग क्वालिटी इम्प्रूवमेंट के बारे में वो 3 साल से ऊपर हो गई। तो फ्रेश सरकार उसको रोड चौड़ीकरण का प्रस्ताव ले सकती है। माननीय मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य के अभिस्ताव में 2 सड़कों का जिक्र है। धनबाद जिला अंतर्गत चिरकुंडा से बलियापुर सड़क भाया पतलाबाड़ी, ये 2 सड़कें हैं माननीय, और इन 2 सड़कों में एक सड़क 7 मीटर की चौड़ाई की है और दूसरी सड़क बलियापुर से पतलाबाड़ी जो है ये 5.5 मीटर की सड़क है। एक पथांश में इसका 2024-25 में IRQP काम करा दिया गया है और दूसरा पथांश में 22-23 में IRQP कराया गया है।
दोनों सड़कें ट्रैफिक वर्दी कंडीशन में हैं और जो जो अन्य चीज़ें माननीय सदस्य ने इसमें रखी हैं कि जैसे कंक्रीट ड्रेनेज, रोड मार्किंग, कैट्स आई रिफ्लेक्टर, स्ट्रीट लाइट, ये इन चीज़ों में अधिष्ठापन हो चुका है और ट्रैफिक सेंसस के हिसाब से विभाग को अभी ये नहीं प्रतीत होता है कि इस सड़क के चौड़ीकरण किए जाने की आवश्यकता है। तो माननीय सदस्य इसके बाद भी और कुछ पूछना चाहें? ट्रैफिक काफ़ी ज़्यादा है और बहुत हेवी ट्रैफिक, कोलियरी की भी हाईवा वगैरह चलती है, तो एक सड़क जो 5.5 मीटर है कम से कम उसको 7 मीटर चौड़ा कर दिया जाए, यही मेरा सरकार से अनुरोध होगा। माननीय मंत्री जी, चूंकि इस सत्र के अंतिम समय है। जी जी, आपके माध्यम से माननीय सदस्य को हम यह आश्वस्त करना चाहेंगे कि ट्रैफिक सेंसस करा के क्या रूट पर गाड़ियों की परिचालन की परिस्थिति है, उसके आलोक में हम लोग इस पर निश्चित रूप से सकारात्मक निर्णय लेना चाहिए। चलिए अपना अभिस्ताव वापस लीजिए। धन्यवाद, मैं वापस लेता हूँ। माननीय सदस्य श्री सुदीप गुड़िया जी। अध्यक्ष महोदय, मैंने सरकार से मांग रखी है कि तोरपा एक आदिवासी बहुल क्षेत्र है और यहाँ के लोग काफ़ी पिछड़े लोग हैं, इसलिए मैंने वहाँ एक टीटीसी कॉलेज की मांग की है और मुझे विश्वास है निश्चित रूप से हमारी मांगों को पूरी की जाएगी। माननीय मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, क्षेत्र में डीएलएड या बीएड कॉलेज की स्थापना के संबंध में माननीय सदस्य का प्रस्ताव आया है। सरकार की तरफ से जो उत्तर गया है वो भी उनके समक्ष है, फिर भी उसको हम दोहरा देना चाहते हैं कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के पारा 15.3, 15.4 एंड 15.5 के अनुसार वर्ष 2030 तक भविष्यक उच्चतर शिक्षा संस्थान प्रदान किए जाने वाले 4 वर्षीय एकीकृत बीएड कार्यक्रम न्यूनतम डिग्री बनेगा और 2 वर्षीय कोर्स संस्थान की मान्यता राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद नई दिल्ली द्वारा दी जाती है। इस निमित्त परिषद द्वारा डिप्लोमा पाठ्यचर्या के मानदंड एवं मानक निर्धारित हैं। तो मैं माननीय सदस्य से यह आग्रह करना चाहूँगा कि चूंकि नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति में चीज़ें परिवर्तित हो रही हैं, तो अब फिलहाल बीएड और डीएलएड खोलने का कुछ प्रस्ताव सरकार के पास विचाराधीन नहीं है। तो मैं यही आग्रह करूंगा कि इसके वैकल्पिक तरीकों को राज्य सरकार देखेगी और उस क्षेत्र के परीक्षार्थियों के बेहतर भविष्य के लिए काम करेगी। चलिए माननीय सदस्य अपना अभिस्ताव वापस लीजिए। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय, और निश्चित रूप से वापस तो लेंगे, लेकिन इस पर यही आशा करते हैं कि सकारात्मक पहल की जाएंगी और क्षेत्र के लोगों का ध्यान रखा जाएगा, क्योंकि तोरपा बहुत पिछड़ा क्षेत्र है, इसको ध्यान में रखकर काम किया जाए। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। माननीय सदस्य अमित कुमार। अभिस्ताव है महोदय, ठीक इसी तरीके से मिलता जुलता जो था हमारा सदन के माध्यम से जो फर्स्ट हाफ में लाया गया था महोदय, प्रश्न अलग हो सकते हैं परंतु उनके जो विषय और सार हैं महोदय, दोनों कहीं न कहीं एक हैं। और जो सरकार का जवाब जब आया था पिछली बार फर्स्ट हाफ में, ठीक वही जवाब अभी के समय में दिया गया महोदय। मैं थोड़ा सा उस पर मैं प्रकाश डालना चाहूँगा फिर से एक बार कि मुंडारी खुटकट्टी जमीन में शेष वसूली का अधिकार सिर्फ पुरुष को दिया जाता है, ना कि किसी विधवा महिला को, और ये सरकार का नियम है महोदय। और इस पर विभाग के द्वारा पहले जो जानकारियां दी गई फिर अभी दी गई उसमें बहुत भिन्नता है महोदय। तो इस तरीके से दिग्भ्रमित करने वाले जो दोषी कर्मी हैं उनके ऊपर आपकी हम चाहेंगे कार्रवाई सुनिश्चित हो। और दूसरी बात है महोदय, जो विभाग ने माना है महोदय, उसमें इन्होंने कहा है कि ये गलत हुआ है और ये गलत प्रतीत होता है। मैंने पहले कहा था कि प्रतीत शब्द को हटाने चाहिए, और ये गलत हुआ है तो उसको कार्रवाई सुनिश्चित होनी चाहिए महोदय। इस पर इनके द्वारा भी कहा गया है कि तत्कालीन अंचल अधिकारी
श्री आलोक कुमार के द्वारा मुंडारी खुटकटी भूमि का शेष का निर्धारण मौसमत संध्या रानी के नाम से वसूली करना उचित प्रतीत नहीं होता है और इनके द्वारा दाखिल खारिज भी किया गया है महोदय। इसी सीओ के द्वारा इसी के द्वारा नामांतरण किया गया है और इसी के द्वारा ये गलत कार्य किए गए हैं महोदय। तो मैं विभागीय मंत्री से कोई जवाब नहीं चाहता हूं महोदय, मैं बस आपका संरक्षण चाहता हूं, आपका हस्तक्षेप चाहता हूं और महोदय मैं आपसे आग्रह करता हूं कि आपका एक डायरेक्शन आए विभाग को, विभागीय मंत्री को। धन्यवाद महोदय। माननीय मंत्री जी। अध्यक्ष महोदय, इस संदर्भ में आज ही तभी ध्यानाकर्षण के माध्यम से भी ये मामला माननीय सदस्य ने उठाया था और गैर सरकारी संकल्प में भी इस मामला को उन्होंने उठाया, क्योंकि तत्कालीन जो सीओ और सीआई जो गलत ढंग से शेष को विधवा के नाम से किया, जिसका दाखिल खारिज भी किया, ये सारा रिकॉर्ड पाया गया। तो इसलिए उस पर आरोप गठित करने के लिए उपायुक्त महोदय ने 3 महीने का समय लिया है। उस आरोप गठित करके उस पर जो है ना कार्रवाई करने का हम लोग ने आश्वासन दिया अध्यक्ष महोदय। यदि नहीं होता है तो उस समय माननीय सदस्य उठा सकते हैं, उसकी और भी प्रक्रिया और हम आश्वस्त करते हैं सरकार की तरफ से निश्चित तौर पर 3 महीने के अंदर कार्रवाई होगी। ठीक है अमित जी, 3 महीने के अंदर कार्रवाई होगी, आप अभिस्ताव वापस लीजिए। बस महोदय हम यही ठीक आशा रखते हैं। बिल्कुल बिल्कुल और अपना अभिस्ताव वापस करते हैं। श्री रोशन लाल चौधरी जी। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। मेरा सवाल था, सरकार के द्वारा सबसे पहले हम माननीय मंत्री जी को झारखंड राज्य विस्थापन एवं पुनर्वास आयोग गठन के लिए धन्यवाद और बधाई भी देता हूं कि क्योंकि मेरे ही गैर सरकारी संकल्प के आधार पर ये आयोग की पहल की गई थी, लेकिन मेरा आग्रह के साथ एक सुझाव भी था कि झारखंड राज्य विस्थापन एवं पुनर्वास आयोग गठन कार्य एवं दायित्व नियमावली 2000 को सुदृढ़, वैधानिक एवं क्रियाशील बनाने के संबंध में कुछ सुझाव है, क्योंकि आपने जो नियमावली बनाया है उसमें 16 पॉइंट है, जिसमें 15वां में स्पष्ट लिखा हुआ है कि आयोग द्वारा दिए गए सुझाव राज्य सरकार पर बाध्यकारी नहीं होंगे। मेरा कहना था कि आज इस सदन पर हम लोग जितने भी माननीय लोग बैठे हुए हैं, ये भी एक विस्थापित जगह है। हम कहना चाहते हैं कि आज इस जगह जितने भी विस्थापित थे वो परिवार आज कहाँ हैं, खोजने से उनका अस्तित्व नहीं मिल रहा है। वो जहाँ भी बसे हैं उनको यदि आज आवासीय और जातीय बनाना पड़ता है तो उनके लिए बहुत दिक्कत होती है। और आज हम जिस क्षेत्र से आते हैं, माननीय मंत्री जी, हम आपसे अनुरोध करेंगे कि जितने भी नियमावली में पॉइंट हैं उन पॉइंटों के आधार पर एक भी विस्थापितों को हम समझते हैं कि कोई हक अधिकार मिलने वाला नहीं है। इसलिए जितने भी माननीय सदस्य और सदन के माध्यम से हम आग्रह करेंगे कि ऐसा नियमावली बनाया जाए और ये कैबिनेट से पास करके एक्ट पारित बनाया जाए ताकि विस्थापितों को हक अधिकार नहीं मिले और नहीं तो पूरा झारखंड आने वाले समय में हम समझते हैं कि जितने भी माननीय लोग हैं सबका क्षेत्र विस्थापन आने वाले समय में कहीं न कहीं होगा और सभी विस्थापित सभी झारखंडी एकदम अस्तित्व विहीन हो जाएंगे। इसलिए हम आपसे अनुरोध करते हैं कि एक्ट में सुधार किया जाए, क्योंकि ये कहीं न कहीं झारखंड स्थापना का उद्देश्य भी यही था। और आज हम सिर्फ विस्थापन केवल भूमि का प्रश्न नहीं है महोदय, जीविका, संस्कृति और पहचान का प्रश्न है। इसलिए आयोग का गठन पहल अच्छा है, लेकिन इसमें कोई भी आयोग के द्वारा हमको नहीं लगता है कि विस्थापितों को हक अधिकार मिलेगा। हम उदाहरण देना चाहते हैं कि बड़का गांव में विस्थापन के खिलाफ वहां पर महापंचायत का आयोजन किया गया, जो वहां आक्रोश है। लाखों लोगों ने विरोध किया
क्योंकि उनको भय है कि आने वाले समय में जिस तरह पूर्व में विस्थापितों का हक अधिकार नहीं मिला है, झारखंड अलग होने के बाद जो उम्मीद थी शायद मिलेगा, आज वो नहीं दिखता है। आयोग के गठन के उद्देश्य को अच्छे ढंग से पूरा करने के लिए हम माननीय मंत्री जी से कहेंगे कि इस पर आपने अभिस्ताप के रूप में सारा विषयों को सदन के पटल पर रख दिया है जी, सरकार की तरफ से उत्तर भी गया है। अब इसमें कहाँ आपको ये सुविधा है उसको इंडिकेट करिए ना, कहाँ दिक्कत है उसको बोलिए। हमारा उसी पर सुझाव था, जो नियमावली बना है उसके आधार पर जी नियमावली में सुधार हो, ऐसा बने कि विस्थापितों का संदेह दूर हो। माननीय मंत्री जी जो नियमावली है उसमें सुधार इन विषयों को लेकर आज तक 25 वर्ष हुए इस राज्य के गठन के, किसी सरकार ने इससे पूर्व में कोई ऐसा निर्णय नहीं लिया, लेकिन माननीय हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व में जो सरकार है, विस्थापितों की जो समस्याएं उनको देखते हुए इस सरकार ने विस्थापन आयोग गठन का मार्ग प्रशस्त किया और कैबिनेट से इसको पारित करके नियमावली भी गठन हुआ। चूंकि ये 2015 भू-अर्जन जो पारदर्शिता पुनर्वासन नीति है उसके आलोक में एक सेतु का काम करेगा विस्थापित और सरकार के बीच में, इसलिए आयोग का गठन हुआ है। जो भी ऐसे मसले हैं उनके प्रस्ताव के आलोक में सरकार सांकेतिक निर्णय लेगी और उन लोगों के साथ न्याय होगा, चाहे कितने भी पुराने मामले हो। आयोग इसीलिए गठन हुआ है, उसके माध्यम से जो बातें आएगी सरकार उस पर निश्चित रूप से कार्रवाई करेगी। इसलिए आश्वस्त करते हैं माननीय सदस्य को, अभी आयोग को काम शुरू ही हुआ है, शुरू करने जा रही है सरकार। आप में जो भी ऐसे विस्थापित के मामले हैं उसको आयोग के माध्यम से लाइए, जरूर हम लोग इसका समाधान करेंगे। माननीय सदस्य से भी आग्रह करेंगे कि अभिस्ताव को वापस करें। हो गया माननीय महोदय, हमने तो आयोग गठन के लिए सरकार को और माननीय मंत्री जी को भी धन्यवाद और बधाई भी दिया है, लेकिन आयोग का गठन और रोज नया नया परियोजना झारखंड में स्टार्ट हो रहा है, इसलिए कह रहे हैं कि आयोग सिर्फ अभी गठन ही हुआ है, रोज नया परियोजना विस्थापित प्रभावित हो रहे हैं, इसलिए इसको तुरंत प्रभावी बनाया जाए, मेरा आपसे अनुरोध है। ठीक, तुरंत इसको प्रभावी बनाइए। चलिए अभिस्ताप वापस लिए, अभिस्ताप को वापस करें हम लोग तुरंत। धन्यवाद। इसी आशा के साथ कि विस्थापितों को अधिकार मिलेगा, हम वापस लेते हैं। माननीय सदस्य चंद्रदेव महतो, देखिए तो 19 नंबर चंद्रदेव महतो। चंद्रदेव महतो वाला आप पूछेंगे, चलिए पूछिए। अध्यक्ष महोदय, ये विषय है उच्च एवं उच्च संस्थानों एवं तकनीकी एवं उच्च शिक्षा संस्थानों में प्लेसमेंट के बारे में। झारखंड में ITI, पॉलिटेक्निक और इंजीनियरिंग कॉलेज काफ़ी है, लेकिन झारखंड में स्थापित जो पब्लिक सेक्टर यूनिट है, चाहे कोल इंडिया हो, DVC हो, सेल हो, आपके आयरन ओर से लेकर तमाम जो खनिज पदार्थ में पब्लिक सेक्टर यूनिट यहाँ पर खनन कर रहे हैं, यहाँ प्रोडक्शन कर रहे हैं, कभी भी झारखंड के संस्थानों में कोई भी प्लेसमेंट कैंप नहीं लगाते हैं और वो लोग बाहर से ITI, पॉलिटेक्निक या इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स को लाते हैं, लेकिन झारखंड के बच्चों को कभी भी ये नहीं करते। हमारा सरकार से दरख्वास्त है जो ऐसे पब्लिक सेक्टर यूनिटों को दबाव दे एवं केंद्र सरकार से बातचीत करके जो झारखंड के बच्चे झारखंड की कॉलेजों में इनकी प्लेसमेंट ये लगे, कैंप हर एक साल लगे। माननीय मंत्री जी। मान्यवर माननीय सदस्य का राज्य हित में प्रश्न आया है, लेकिन सामान्य तौर पर प्लेसमेंट के लिए कैंपस सिलेक्शन ये केंद्रीय उपक्रम नहीं करते हैं। ये पूरे देश के पैमाने पर प्रतियोगी परीक्षाएं आयोजित करते हैं और उन प्रतियोगी परीक्षाओं में सफल होने वाले अभ्यर्थियों को ये अपने यहाँ नौकरी देते हैं। ये एक नया विषय है जो माननीय सदस्य ने ध्यान गैर सरकारी संकल्प के माध्यम से दिया है। हम सरकार की तरफ से भारत सरकार को एक पत्र लिखना चाहेंगे कि आने वाले दिनों में झारखंड के भूभाग पर अवस्थित पॉलिटेक्निक हो, ITI हो या हमारे जो इंजीनियरिंग कॉलेजेस हैं उसमें कैंपस सिलेक्शन का हम लोग अनुरोध करेंगे।
ठीक, और बाबू अभिस्ताप वापस लीजिए। अध्यक्ष महोदय, दूसरे राज्यों में कई एक राज्य है जहां 50% से लेकर 75% सरकार ने ठोस कदम उठाकर किए हैं और इन पब्लिक सेक्टर यूनिटों पर दबाव डाला है। ऐसी कोई भी पब्लिक सेक्टर यूनिट नहीं है जो राज्य सरकार के पास काम के लिए नहीं आते। राज्य सरकार भी अपने स्तर से दबाव डाले, केंद्र सरकार को भी निश्चय ही वो रिक्वेस्ट करे, लेकिन राज्य सरकार भी अपने स्तर से दबाव डालने की कोशिश करे जो हमारे झारखंड के बच्चों को प्राथमिकता दे और वहाँ कैंप जरूर लगे। चलिए, अभिस्ताप वापस ले लिया। मैं अविश्वास वापस लेता हूँ। धन्यवाद। माननीय सदस्य श्री सरजू राय। महोदय, मैंने जो गैर सरकारी संकल्प दिया है उसका उत्तर नहीं मिला है महोदय। अच्छा, आप बैठिए, फिर आपको जवाब देखते हैं, हम ढूंढवाते हैं। चलिए महोदय, संकल्प कोई ऐसा नहीं है कि उत्तर नहीं दिया जा सकता है। हम देखवा लेते हैं, बट आप इसके बाद फिर है ना अभी जी, अभी 2-4 क्वेश्चन हम ले लेते हैं, तब तक तो देखते हैं। अभी तक नहीं आया तो अब क्या है महोदय? अच्छा, हम देखवा लेते हैं सर, वो थोड़ा सा ठीक, बट हम 2-4 क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं, थोड़ा इंतजार कर लेते हैं। हम तो जवाब के लिए जितने दरवाजे हैं सब खटखटा चुके हैं, इसका जवाब नहीं आया। उसमें कोई बात नहीं है, नहीं दिया सरकार ने, नहीं दिया उसमें नहीं। क्या कुछ बोलना चाहते हैं माननीय मंत्री? जवाब आ जाना चाहिए सर। एक प्रश्न स्किप किया जाए, जवाब आ जाए। ठीक, बैठिए। श्रीमती मंजू कुमारी, आपका हस्तांतरित हुआ है। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। ठीक है, थोड़ा हम लोग इंतजार करते हैं। श्रीमती मंजू कुमारी। यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि जमुआ विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत प्रखंड जमुआ एवं देवरी पूर्णतः कृषक बाहुल क्षेत्र है, जहां कृषि ही जीवन एक अर्थव्यवस्था की रीढ़ है, परंतु कृषि शिक्षा, तकनीक और कृषि आधारित उद्योगों के अभाव के कारण बड़ी संख्या में इस क्षेत्र के युवा रोजगार की तलाश में अन्य राज्यों की ओर पलायन कर रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, ऐसे में जमुआ विधानसभा क्षेत्र में कृषि महाविद्यालय की स्थापना समय की मांग है। कृषि महाविद्यालय की स्थापना हो जाने से न सिर्फ जमुआ विधानसभा बल्कि पूरे गिरिडीह जिला समेत सीमावर्ती जिला के युवाओं को आधुनिक कृषि तकनीक, प्रसंस्करण, वैज्ञानिक खेती इत्यादि का प्रशिक्षण उपलब्ध कराएगा। इससे कृषि आधारित उद्योगों और उद्यमों की स्थापना को नई गति मिलेगी और स्थानीय स्तर पर बड़े पैमाने पर रोजगार के अवसर सृजित होंगे। अध्यक्ष महोदय, महाविद्यालय के संचालन से उत्पन्न प्रत्यक्ष नौकरियां तथा उससे प्रेरित कृषि उद्योगों से होने वाले अप्रत्यक्ष रोजगार दोनों मिलकर इस क्षेत्र की अर्थव्यवस्था को नई दिशा देंगे। अतः मैं जमुआ विधानसभा क्षेत्र में कृषि महाविद्यालय एवं कृषि आधारित उद्योग स्थापित करने की सरकार से मांग करती हूँ। मंत्री जी से। माननीय मंत्री जी। अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य का जो अभिस्ताव है कृषि महाविद्यालय खोलने के विषय में, इस प्रस्ताव पे सरकार ने ऐसा कोई विचार अभी नहीं रखा है, क्योंकि वर्तमान में जो कृषि विश्वविद्यालय रांची है उसके अंतर्गत लगभग 10 महाविद्यालय वर्तमान में आते हैं अध्यक्ष महोदय, और जो सीट्स हैं लगभग 3030 सीट, उसमें से लगभग हमारे पास 2514 सीट फुल हैं और लगभग 17% जो है वो रिक्त भी चली जाती है अध्यक्ष महोदय। इसलिए इस तरह का कोई आवश्यकता अभी तक आभास नहीं हुआ है राज्य सरकार को। अतः इस अभिस्ताव को मैं चाहूंगी माननीय विधायक जी इसे वापस ले। भविष्य में भी कुछ अगर होगा तो भविष्य के बारे में भी थोड़ा बता दीजिए, जो भविष्य में ऐसा आवश्यकता होगा तो विचार होगा। निश्चित रूप से, उतना भी तो उम्मीद दीजिए। अंतिम दिन चलिए, अभिस्ताव वापस लीजिए। अध्यक्ष महोदय, मेरे द्वारा जो प्रश्न पूछा गया है उसका उत्तर पूर्णतः नहीं मिला है। महोदय, मेरे द्वारा कृषि महाविद्यालय की स्थापना एवं कृषि आधारित उद्योग स्थापित करने की मांग की गई है, परंतु विभाग द्वारा अपने जवाब में 17%
रिक्त की बात कही गई है, लेकिन महोदया किस कारण से सीट रिक्त है या तो सभी लोग भली भांति जानते ही होंगे। मंत्री महोदया, मेरा मानना है कि हमारा राज्य कृषि प्रधान है तथा यहाँ के छात्र छात्राओं के पास इतनी राशि नहीं है कि दूर दराज जाकर अध्ययन कर सके और मेरे विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत जमुआ विधानसभा में कृषि महाविद्यालय की मांग बहुत दिनों से होते आ रहा है। क्षेत्र में कृषि विद्यालय नहीं रहने के कारण क्षेत्र के अनेक गरीब छात्र छात्राएं पढ़ने की इच्छा होने के बावजूद कृषि क्षेत्र अध्ययन करने से वंचित हो रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, साथ ही मेरा जमुआ विधानसभा क्षेत्र में कृषि आधारित उद्योग एक भी नहीं रहने के कारण क्षेत्र के किसान व मजदूर झारखंड राज्य से बाहर पलायन कर रहे हैं। अतः मैं पुनः सरकार से मांग करती हूं कि जमुआ क्षेत्र में एक कृषि महाविद्यालय एवं कृषि आधारित उद्योग स्थापित किया जाए ताकि क्षेत्र के गरीब छात्र छात्राओं को इसका लाभ मिल सके। तो उसी उम्मीद के साथ अभिस्ताव वापस ले लीजिए, उसी उम्मीद के साथ भविष्य माननीय मंत्री जी वैसा कुछ बोल नहीं है, बोलेंगे तभी हम ना कुछ बोलेंगे। अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी। अध्यक्ष महोदय, महाविद्यालय एक अलग विषय है और उद्योग एक अलग विषय है। पहली चीज तो मैं हमारे विभाग से संबंधित महाविद्यालय के बारे में विशेष रूप से आपको बता सकती हूँ। और आप माननीय सदस्य का जो सवाल है कि 17% रिक्त क्यों जाता है, तो मैं सदन को आपके माध्यम से भी अवगत कराना चाहूंगी कि जो हर एक महाविद्यालय में जो कुछ सीट्स हैं वो ICR के लिए रिजर्व्ड सीट्स हैं और ICR के रिजर्व सीट्स में स्टेट गवर्नमेंट भी अपने छात्रों को उसमें नहीं दे सकता है, तो इसी कारण से 17% रिक्त है। अध्यक्ष महोदय, दूसरी बात है 20-21 में एक जमाने में अध्यक्ष महोदय लगभग 70% ही सीट्स टेक ओवर होते थे। आज के दिन में 96% एटलीस्ट हम लोग जो अवेलेबल सीट्स है महाविद्यालय के उसको हम लोग ले पाते हैं। तो इससे यही समझ में आती है कि लोगों की प्रचार प्रसार बढ़िया हुआ है कॉलेजेस के लिए, महाविद्यालयों के लिए, लोग इच्छुक है उसमें रजिस्टर कर रहे हैं। बाकी जो माननीय सदस्य का अपने विधानसभा क्षेत्र के लिए एक महाविद्यालय का आवश्यकता है, तो अगर भविष्य में इस तरह से कोई विचार सरकार करती है तो निश्चित रूप से उनके क्षेत्र को कंसिडर किया जा सकता है। धन्यवाद। मैं अपना प्रस्ताव वापस लेती हूँ। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय सदस्य मथुरा प्रसाद महतो जी, पत्र निर्माण। अध्यक्ष महोदय, यह सभा राज्य सरकार से अविस्तार करती है कि धनबाद जिला अंदर टुंडी प्रखंड के गोईदहा मोड़ RCD पथ से नेमोरी सहरपुरा भाया बरुआडी गोड़ा पहाड़ी डंडा टाण होते हुए गिरिडीह जिला के हरलाडी RCD मुख्य पथ अत्यंत ही जर्जर अवस्था में है, जिसमें 2 जिला धनबाद और गिरिडीह के लोगों का आवागमन होता रहता है। अतः उपयुक्त अंकित पथ को मरम्मती पथ निर्माण RCD द्वारा कराया जाए ताकि दोनों जिला के रहने वाले लोगों को आवागमन सुलभ हो सके। माननीय मंत्री जी। मान्यवर। माननीय सदस्य, आप हमेशा हाथ उठाते हैं। बैठिए, अभी गैर संकल्प चल रहा है, बैठिए ना, गैर संकल्प चल रहा है, चलने दीजिए। अभी 39 है, 39 अभी आप भी थक जाएंगे, बैठते बैठते सारे लोग थक जाएंगे। 39 है और हम आपके साथ बैठे रहेंगे। बैठिए, आज अब थोड़ा सा आगे चलिए। माननीय मंत्री जी, माननीय मंत्री, बैठिए बैठिए बैठिए, थोड़ा बढ़ने दीजिए, बहुत है। मान्यवर, वरिष्ठ सदस्य का अभिस्ताव आया है। सरकार का वक्तव्य बहुत स्पष्ट है कि प्रश्नगत एक पथ नहीं है, 2 पथ हैं और दोनों ही अभी ग्रामीण विकास विभाग के पास हैं, ग्रामीण कार्य विभाग के पास हैं। तो मेरा यही कहना है कि माननीय सदस्य इस आशय का एक अनुरोध पत्र विभाग को दे दें, जिस पर ग्रामीण कार्य विभाग से इस पथ को PWD में लिया जा सके, तब फिर DPR स्थलीय संभावना निधि की उपलब्धता के आधार पर इस पर निर्णय लिया जा सकेगा। माननीय मथुरा बाबू। अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी का भी विधानसभा क्षेत्र पड़ता है महोदय, इसीलिए तो आपको बोले कि एक आग्रह पत्र दे दीजिए, RO से
PWD में ले लेंगे तो काम करने में सुविधा होगा। महोदय आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं कि कितना मेहनत लगेगा लाने ले जाने में, लेकिन जब माननीय बोल रहे हैं तो निश्चित रूप से एक पत्र भी दे देंगे। सिर्फ चाहते हैं कि महोदय जैसे आने वाले बजट में इस रोड को लिया जाए महोदय आरसीडी में, ताकि पथरू काफी महत्वपूर्ण ग्रामीण इलाका है महोदय। इसी उम्मीद के साथ आप अपना अभिस्ताव वापस लिए माननीय मथुरा बाबू? हाँ ले लिए महोदय, इसी उम्मीद के लिए साथ, इसी उम्मीद के साथ महोदय कि आने वाला बजट। माननीय सरजू राय जी, सरजू राय जी पूछिए, पूछिए पूछिए, आपको आ गया उत्तर? पूछिए। जी जी, मेरे ऑफिस में ही था, आपका भी आएगा, आपका मंगाएंगे उत्तर। माननीय अध्यक्ष जी, मैंने संकल्प दिया था कि यह सभा राज्य सरकार से प्रस्ताव करती है कि भारत सरकार के जल शक्ति मंत्रालय एवं शहरी विकास मंत्रालय की पहल पर आरंभ रिवर सिटी अलायंस कार्यक्रम के अंतर्गत नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा द्वारा स्वीकृत एक्शन प्लान 2025 के अनुरूप झारखंड के प्रमुख नदियों स्वर्णरेखा और खरकई के किनारे अवस्थित रांची और जमशेदपुर शहरों के लिए तैयार की गई योजनाओं को सार्वजनिक करे और प्राथमिकता के आधार पर शहर नदी प्रबंधन की इन योजनाओं को लागू करे। महोदय, मैंने यही संकल्प दिया था। सरकार का उत्तर आया है, इन्होंने इस कार्यक्रम की भावना के अनुरूप काम करने का आश्वासन दिया है महोदय। और मुझे लगता है कि जिन 5 शहरों को, झारखंड के 14 शहरों को लिया गया, इसमें रांची, धनबाद, देवघर, आदितपुर, चास, मेदिनीनगर, मानगो, गिरिडीह, जमशेदपुर, साहेबगंज, राजमहल, जुगसलाई, फुसरो, चिरकुंडा। अब सरकार का कहना है कि इसके लिए ये योजना बनाने का काम इन्होंने आरंभ किया, अभी तक बना नहीं है। मैं माननीय मंत्री जी से, सरकार से ये आग्रह करना चाहता हूं महोदय कि कई इसके जो अवयव हैं, कंपोनेंट हैं, वो पहले से भी नगर विकास विभाग उस पर काम कर रहा है। जैसे रांची में स्वर्णरेखा को प्रदूषित करती है सबसे अधिक हरमू। अब हरमू के बारे में क्या हुआ, अगर मंत्री जी ये बता दिए होते तो थोड़ा समाधान हो जाता, क्योंकि अब आगे आने वाले समय में जब ये योजना बनेगी, कितना समय लगेगा, कार्यक्रम क्या बनेंगे, और जो कार्यक्रम बनने हैं उनका भी सरकार ने जिक्र किया है कि प्रदूषण का उन्मूलन करना है, जल स्रोतों का पुनरुद्धार करना है, नदी तटों का संरक्षण करना है, नदियों में बिना उपचारित जल को गिराने से रोकना है, पर्यावरण के अनुकूल रिवर फ्रंट योजनाओं का कार्यान्वयन करना है, नदी के प्रति जन जागरूकता और संरक्षण के लिए जन सहभागिता का कार्यक्रम संचालित करना है महोदय। तो अगर हम लोग कोई एक कंसल्टेंट या विशेषज्ञ नियुक्त होगा, वो पूरा प्लान बनाएगा, प्लान सरकार स्वीकृत करेगी, इसका इंतजार करते करते बहुत समय लग जाएगा। पहले से भी इन सारे कंपोनेंट पर काम सरकार में हो रहा है, उनकी प्रगति क्या है, और उनको अगर हम और थोड़ा तेज कर दें तो इसका काम आसान हो जाएगा। मैं सरकार से यही आग्रह करूंगा कि इसके बारे में सदन को आश्वस्त कर दें। माननीय मंत्री जी, माननीय सदस्य को हम धन्यवाद भी करना चाहेंगे कि हमारे सकारात्मक प्रयासों को उन्होंने एंडोर्स भी किया। मान्यवर, 2 खंड हैं, एक तो रिवर सिटी अलायंस के कार्यक्रम है और दूसरा नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा। तो झारखंड राज्य के 14 शहर पहले रिवर सिटी अलायंस के सदस्य रहे हैं और बाद में अर्बन रिवर मैनेजमेंट प्लान के तहत 5 शहरों का चयन हुआ था, रांची, धनबाद, चास, आदितपुर, साहेबगंज। चूंकि यह योजना भारत सरकार और राज्य सरकार की एक संयुक्त परियोजना है, तो तकनीकी दृष्टिकोण से बहुत सारी बाध्यताएं हैं जिनको पूरा करने में थोड़ा समय लग रहा है। हम लोग भी प्रयास यह कर रहे हैं कि जो भी हमारे पास संसाधन है, उन संसाधनों के साथ इनको हम जितनी जल्दी कर सकें। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ अर्बन अफेयर नीवा द्वारा नॉलेज पार्टनर के तौर पर अलुवियम इंडिया को
अर्बन रिवर मैनेजमेंट प्लान तैयार करने का निर्देश भी दिया गया है। हरमू नदी का जहाँ तक सवाल है तो माननीय सदस्य का एक प्रश्न भी था जो शायद नहीं आ पाया, उसमें भी कई एक विषय थे। तो एसटीपी का जो संचालन हो रहा था वो एसटीपी का संचालन 2018 के बाद से नहीं हो पा रहा है, जिसके चलते हरमू नदी ज़्यादा गंदी है। वो विषय भी हमारे संज्ञान में आया है। हम इतना ही कहेंगे कि चूंकि केंद्र और राज्य सरकार के सहयोग से चलने वाली इस योजना में भारत सरकार के इंडिकेटर्स के हिसाब से योजनाओं को बनाना और उसको लागू करने में थोड़ा समय लगता है। और जहाँ तक हरमू का सवाल है वो विभाग के ही अंतर्गत मामला है, नगर विकास का मामला है, उसको हम दिखवा लेते हैं। और हम यही आग्रह करेंगे कि प्रयास हम लोगों का रहेगा कि जितनी जल्दी हो सके इन योजनाओं को हम लोग धरातल पर उतारने की कोशिश करेंगे। आग्रह करिए और वापस माननीय मंत्री जी ने जो ये नदी शहर गठबंधन है इसके तहत योजनाओं के तैयार करने के लिए एक भारत सरकार का कोई पार्टनर है, नॉलेज पार्टनर एलुवियम इंडिया को जिम्मा दिया है। वो तैयार करेगा, समय लगेगा। मेरा इतना ही निवेदन है महोदय कि जिस उद्देश्य से ये सारे कार्यक्रम हो रहे हैं उस उद्देश्य से सरकार के और भी कई कार्यक्रम पहले से चल रहे हैं। जैसे बोकारो बहुत बड़ा शहर है और बोकारो में आज तक सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट के लिए कुछ भी नहीं किया है सेल ने। मैं बार बार 5 वर्षों से कहता हूँ, कहते हैं कि हम लोग करेंगे। बोकारो इसमें शामिल नहीं है महोदय, तो इसको थोड़ा और विस्तृत बनाया जाए और बोकारो में सेल पर दबाव दिया जाए कि वो सीवरेज जो निकलती है गंदगी उसकी सीधे नदी में जाती है, बड़ा शहर है, उसको ठीक करे। इसी तरह से महोदय हरमू या जो भी गंदगी फैलाने वाले उपक्रम हैं, उद्योग हैं या शहर हैं, इन सबों को नियंत्रित करने के जो कार्यक्रम राज्य की सरकार के चल रहे हैं उन कार्यक्रमों को भी सरकार तेज करे, इसमें शामिल कराए। और अपने स्तर से भी जब इनका परामर्शी है, परामर्शी जब तक प्रतिवेदन देगा बनाकर, जो आंकड़े इकट्ठा करेगा, सरकार के पास सारे आंकड़े पहले से हैं। मैं तो हमेशा ही कहता हूं कि हम लोग हर काम के लिए परामर्शी नियुक्त कर देते हैं और परामर्शी क्या करता है कि हमसे ही हमारी घड़ी मांगेगा और घड़ी दे के बताएगा कि इतना समय हो रहा है। तो सारे आंकड़े सरकार के पास हैं। सरकार पहले से भी अपने कुछ छोटे बड़े कार्यक्रम चला रही है। ठीक है, कार्यक्रम कई सफल हैं, कई विफल हैं। तो अपने स्तर पर इनकी योजना सरकार बना ले, परामर्शी की प्रतीक्षा किए बिना। और अगर भारत सरकार से कुछ सहयोग मिलना है तो सहयोग का दावा करें कि भाई हमको ये सहयोग आप दे दीजिए, हम ये कार्यक्रम चला रहे हैं। तो कार्यक्रम भी जल्दी पूरा हो जाएंगे और जिस उद्देश्य से नदी शहर गठबंधन की कल्पना भारत सरकार ने की है वो उद्देश्य भी पूरा हो जाएगा। तो ये कोई बिल्कुल ऐसी नई चीज नहीं है कि हमको कोई परामर्शी से लेकर इसका प्रतिवेदन बनाना है, फिजिबिलिटी रिपोर्ट बनवानी है। हम इसको अपने स्तर पर करें। नगर विकास विभाग या जल संसाधन विभाग दोनों मिलकर एक समिति यहाँ बना दे और वह निर्धारित करे कि हम इस दृष्टिकोण से किस तरह से अपनी योजनाएं बनाएंगे और कार्यक्रम करेंगे तो कम खर्चे में और जल्दी ये काम हो जाएगा। मेरा इतना ही निवेदन है माननीय मंत्री। इसी परामर्श के साथ आप अपना अभिस्ताव वापस लेते हैं? मंत्री जी अगर वो तो आप पूरा परामर्श दे ही दिए। मंत्री जी अगर एक बार आश्वस्त कर दें कि हम लोग इस दिशा में काम करेंगे। हम सोच रहे थे कि इसी परामर्श के साथ आप अभिस्ताव वापस की तरफ से चलिए आने के बदले माननीय मंत्री जी हैं, आपका कहे अभिस्ताव वापस नहीं होगा। माननीय सदस्य के जो सुझाव हैं उनको सरकार गंभीरता से लेगी और जो पीएसयूज झारखंड की भूभाग में अपने कार्यक्रमों को संचालित कर रहे हैं, नदी के संरक्षण और सीवरेज ड्रेनेज के ट्रीटमेंट के संबंध में एक पत्र भी हम लिखेंगे। जैसे बोकारो की बात हो कि अपनी आवासीय कॉलोनी से निकलने वाले मल जल को वो ट्रीट करके नदी में डालें, इसको भी हम लिख देंगे। और रह गया सवाल, बड़ी योजनाएं हैं बगैर भारत सरकार के सहयोग के संभव नहीं है। माननीय सदस्य का सुझाव बहुत अच्छा है, लेकिन हर हालत में भारत सरकार से जब फंड लेने की आवश्यकता पड़ेगी तो भारत सरकार के फॉर्मेट के तहत ही पैसा मिलता है और बगैर परामर्शी जिनको इस काम को करने की स्पेशलिटी है उनके सहयोग के बगैर इसको करना थोड़ा कठिन है।
तो मैं यही कहूँगा कि अपने स्तर से हम लोग प्रयास करेंगे कि जल्दी हो सके, और PSUs को हम एक पत्र लिख देंगे कि अगर उनके STP न होने के चलते, उनके मल जल के चलते नदियाँ गंदी हो रही हैं, तो निश्चित रूप से हम उनके ऊपर दबाव बनाएंगे। अविस्ताव वापस हो गया? जी महोदय, माननीय मंत्री जी के आश्वासन पर मैं अविस्ताव वापस ले लूँ। चलिए, माननीय सदस्य समीर कुमार मोहंती जी। अध्यक्ष महोदय, यह सभा राज्य सरकार से अभिशाप करती है कि झारखंड राज्य के कई ऐसे जिले हैं, पूर्वी सिंहभूम, दुमका, पाकुड़, गोड्डा में भारी संख्या में माल और दंडचत्र माझी जाति के लोग का निवास है। काफी गरीबी तथा तंग हालत में जीवन यापन करने वाले उक्त जाति के लोग बिहार सरकार के समय से ही उनकी जाति को अनुसूचित जाति या जनजाति में शामिल करने का मांग करते आ रहे हैं। आज तक उक्त जाति को अनुसूचित जाति या जनजाति में शामिल करने का झारखंड सरकार का दिशा में सरकार की ओर से कोई ठोस पहल नहीं है। झारखंड के प्रतिवेशी राज्य पश्चिम बंगाल तथा उड़ीसा में माल और दंडचत्र माझी को अनुसूचित जाति या जनजाति में शामिल किया गया है। उक्त माल और दंडचत्र माझी के जाति को अनुसूचित जाति या जनजाति में के वर्ग में सम्मिलित करने के लिए ठोस पहल और निर्णय लिया जाए। माननीय मंत्री जी। माननीय सदस्य ने माल दंड क्षेत्र माझी जाति के लोगों को अनुसूचित जनजाति में शामिल करने के संदर्भ में मामले को उठाया है देश में सरकारी संकल्प के माध्यम से। लेकिन चूंकि 2005 में झारखंड सरकार के द्वारा पत्रांक कार्मिक विभाग पत्रांक 3374 दिनांक 26/12/2005 के माध्यम से दंड क्षेत्र माझी जाति को अनुसूचित जनजाति में शामिल करने हेतु सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्रालय भारत सरकार से अनुरोध किया गया था। 2012 में RGI के द्वारा झारखंड सरकार को सूचित किया गया कि भारत के महाराष्ट्र के समीक्षा के क्रम औचित्य के साथ अनुशंसा उपलब्ध कराने का निर्देश प्राप्त हुआ। फिर झारखंड सरकार ने माझी दंड क्षेत्र माझी को अनुसूचित जनजाति में शामिल करने हेतु भारत सरकार को और RGI को इसके संबंध में अभिलेख उपलब्ध कराया। लेकिन अध्यक्ष महोदय, चूंकि भारत सरकार ने इसको RGI की रिपोर्ट के मुताबिक निरस्त कर दिया गया कि इनको अनुसूचित जाति में शामिल नहीं किया जा सकता। चूंकि ये मामला भारत सरकार का है अध्यक्ष महोदय, इसलिए हम लोग इस पर प्रयास करने के बावजूद भी भारत सरकार के RGI की रिपोर्ट के मुताबिक इसको खारिज कर दिया गया। इसलिए इस पर हम लोग अपने तरफ से अभी कोई ये निर्देश नहीं कर सकते हैं और निर्णय नहीं ले सकते। इसलिए माननीय सदस्य मेरा आग्रह होगा, क्योंकि जो प्रयास सरकार ने किया भारत सरकार ने इसको ये नहीं कर पाया, इसलिए इसको अविस्ताव को वापस करने का आग्रह करते हैं। अध्यक्ष महोदय, हमको इस पर कहना है कि पहला तो ये कि हम त्रिवेणी संगम में रहते हैं, झारखंड, बंगाल और उड़ीसा के सीमावर्ती क्षेत्र में। दूसरी बात यह है कि माल समाज और दंड क्षेत्र माझी जो है, दोनों जाति के लिए इसका परिवेश कल्चर जो है समान नहीं है। इसमें हम आपको कहेंगे कि ये जाति के लोग, हमको लगता है कि 1% भी मैट्रिक पास नहीं है। ये जाति के लोगों का 1% पक्का मकान नहीं मिलेगा। और ये दोनों जाति के लोग, हमको लगता है कि 100 का 100% मजदूरी करके ही अपना जीवन का प्रतिपालित करता है। और ऐसे परिस्थिति में आपको पता होगा कि हम ऐसा जगह में रहते हैं, बंगाल और उड़ीसा दोनों का एकदम सीमावर्ती क्षेत्र में। एक गांव ऐसा है महोदय, जो गांव के जो रास्ता है, गांव के अंदर का रास्ता जिसको बंगला में हम लोग कुल्ही बोलते हैं, वो एक तरफ झारखंड है रास्ता के इधर, और रास्ता के उधर है आपका बंगाल। और मान लीजिए कि वही बंगाल के लोग जो है, यही जाति के लोग एक ही गांव में है, एक ही गांव समझते हैं उसको, लेकिन आधा बंगाल है, आधा झारखंड है, रास्ता बीच में है, कुली जिसको बोलते हैं। तो उसमें वो लोग आपका हरिजन का अधिकार लेकर घर से निकलता है। और ये जाति का लोग, सर्वहारा जाति का लोग, ये हमेशा आपका ब्राह्मण के माने तर्ज पर इसको जनरल में रख दिया गया है। और इसमें इसका कारण यही है कि महोदय, इसको बंगाल में माल कहता है, जी इसको हरिजन में रखा है,
उड़ीसा में मल्ल क्षत्रिय बोलता है, मल पहाड़ी बोलता है, तो उसको आदिवासी में रखा है। लेकिन झारखंड में गलती से इसको मल्ल क्षत्रिय, ये जो क्षत्रिय भाषा जो जुड़ गया है, और क्षत्रिय भाषा के चलते इसको आपका जनरल में रखा है, जबकि इसका सांस्कृतिक जो विरासत है, इसका परिवेश जो है, इसका कल्चर जो, इसका रहन सहन जो है, वेशभूषा जो है, बिल्कुल आदिवासी और हरिजन के तर्ज पर है। ठीक उसी प्रकार के दंड क्षेत्र माझी जी भी जो है, इसका भी अगर हम लोग ठीक से सामाजिक न्याय का बात करेंगे और मूल्यांकन करेंगे महोदय, अगर बेहतर ढंग से इसका सर्वे करेंगे, तो इसका भी 1% भी आज के जमाना में, आजादी का 77 साल पार हो गया महोदय, आज के जमाने में 1% मैट्रिक पास यहाँ नहीं मिलेगा। और पक्का मकान भी 1% मैक्सिमम अगर मिलेगा तो 1% मिलेगा। और 100 का 100% महोदय आज भी मजदूरी करके अपना जीवन प्रतिपादित करता है। तो ऐसे परिस्थिति में, और उड़ीसा में भी वही आपको हम बता रहे कि उड़ीसा का भी ऐसा है कि नदी का इधर और नदी का उधर है। तो नदी का इधर ये ब्राह्मण के तर्ज पर आपका अपना हक और अधिकार को खोने का काम किया है, और वही जाति के लोग उड़ीसा में आपका आदिवासी के रूप में हर सुख सुविधा पाता है, जबकि इसको सर्वहारा, हम लोग अपना क्षेत्र में सर्वहारा बोलते हैं कि भाई इसका पास कुछ नहीं। ऐसे परिस्थिति महोदय, अगर उड़ीसा में ये हरिजन हो सकता है, आदिवासी हो सकता है, और बंगाल में ये अगर हरिजन हो सकता है, तो क्या झारखंड में इसको जनरल कास्ट में रखना न्याय संगत है? ये जाति समाज के लोग लंबे समय से ये लड़ाई कर रहा बिहार राज्य के साथ में। हमको कहना है कि राज्य सरकार का जो दायित्व और दायरा है, इस तक राज्य सरकार विचार करे, पुनः उसको सर्वे कराए, और सर्वे करे पहले ये देखा जाए कि हम इसका मांग सिर्फ उस जाति का लोग को संतुष्ट करने के लिए रख रहे हैं, या वास्तव में उसका जीवन शैली जो है, जीवन सफर जो है, ये वास्तव में हरिजन आदिवासी के लायक हो है। और अगर ये सर्वे बताएगा कि हरिजन आदिवासी के तर्ज में इसको रखा जाना चाहिए, तो हमको कहता है कि सरकार पुनर्विचार करे और केंद्र सरकार को फिर से लिखे और इसको इसका हक और अधिकार को दिया जाए। महोदय, हम मंत्री जी से इसके बारे में जानना चाहते हैं। अध्यक्ष महोदय, सभापति महोदय, दो बार झारखंड सरकार ने प्रयास किया। 2017 में भी रामदयाल मुंडा जनजातीय कल्याण शोध संस्थान रांची से अनुशंसा प्राप्त कर प्रति को संकलन करते हुए माल क्षेत्रीय जाति को अनुसूचित जाति में शामिल कराने हेतु सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय भारत सरकार से अनुरोध किया गया सभापति महोदय, लेकिन उन्होंने आस्पष्ट चिट्ठी दिया है, मैं उपलब्ध करा सकता हूँ माननीय सदस्य को, सीधा लिख दिया RGI वर्ड इन रिस्पॉन्ड डेट 17/4/2013 एंड 8/9/2017 डिड नॉट सपोर्ट द प्रपोजल पारा 1, पूरा खारिज कर दिया भारत सरकार ने, क्योंकि ये निर्धारण करना भारत सरकार के अधीन है। इसलिए चूंकि भारत सरकार ने इसको रिजेक्ट किया, इसलिए इस पर हम लोग आगे कुछ कार्रवाई नहीं कर सकेंगे सभापति महोदय। इसलिए माननीय सदस्य से आग्रह होगा कि इसको अविस्तार। अध्यक्ष महोदय, हमको मंत्री जी से ही सवाल करना है, आखिर भारत सरकार के अंदर है बंगाल और उड़ीसा है, अगर यही जाति के लोग उड़ीसा में रह के आदिवासी का हक अधिकार को प्राप्त कर सकता है, बंगाल में रह के हरिजन का हर हक अधिकार प्राप्त कर सकता है, तो ये समाज के लोग सर्वहारा आदमी को इतना अपराध, कौन सा अपराध किया कि इतना बड़ा दंड उनको दे रहे हैं? यही देश में तो है, फिर अलग अलग कानून व्यवस्था क्यों होगा? हमको राज्य सरकार से यही कहना है कि इसका पुनः सर्वे किया जाए, और ये पहले आप संतुष्ट हो जाए कि वास्तव में मेरा मांग सिर्फ उस जाति को सिर्फ अपना भाषा से संतुष्ट करना, या वास्तव में ये हकदार है। अगर वास्तव में ये हकदार है, इसका सर्वे किया जाए, पुनः सर्वे किया जाए, और उसका वस्तु स्थिति को, उसका आचार आचरण, स्वभाव चरित्र, परिवेश, उसका रहन सहन, उसका एजुकेशन, उसका आवास और उसका काम करने का तरीका जो है, क्या काम करता है, उसका जीवन यापन कैसे होता है, ये सारे चीज को देख के राज्य सरकार इस पर पुनर्विचार करे। और हमको कहना, हम यही बोल रहे कि भारत सरकार का बात है, भारत सरकार का बात है, तो बंगाल तो भारत के अंदर है, उड़ीसा तो भारत के अंदर है। एक गांव ऐसा है जो गांव का बीच में जो रास्ता के उधर है झारखंड, रास्ता के इधर है बंगाल, और वहां पर आपका बंगाल के लोग हरिजन का हक लेके निकलता है, और झारखंड के लोग ब्राह्मण के रूप में उधर से निकलता है। दोनों एक ही गांव है, एक सदात्मन करता है वही लोग, लेकिन वो है आदिवासी, हरिजन ही है आपका जनरल। तो मेरा कहना है कि हम लोग कहाँ जाएंगे महोदय? हमें
एक विधायक है तो विधायक के रूप में तो हम विधानसभा में ही बात उठाएंगे। हम केंद्र सरकार को कैसे इस पर बोलेंगे कि इसको करना होगा। और अगर इतना लंबा समय से इसका मांग हो रहा तो निश्चित रूप से इस मांग का एक आधार है और आधार के हिसाब से ही लंबे समय से मांग कर रहा। तो इसीलिए हम महोदय से कहेंगे कि माननीय मंत्री महोदय इस पर फिर से एक बार सर्वे कराइए आप, ताकि उन लोग को भी लगे कि मेरा विधानसभा का विधायक हमारा इस विषय को उठाया है और उठा के प्रयासरत है कि कैसे हमको आदिवासी हरिजन का सूची में शामिल करेगा। और ये जाति का लोग बहुत ज्यादा संख्या में नहीं है महोदय, हमारा पूरा पूर्वी सिंहभूम में सिर्फ हमारा विधानसभा में। माननीय सदस्य माननीय मंत्री जी के सुन लिया। हाँ सभापति महोदय, माननीय सदस्य की चिंता वाजिब है और उड़ीसा में या दूसरे राज्यों में इनको अनुसूचित जाति का दर्जा प्राप्त है। इनकी सूचना को सरकार ग्रहण करती है और इस पर हम लोग विचार करेंगे। वापस विचार नहीं, आप वापस जरूर कर, हम खड़ा हुए तो आप वापस करने के लिए आप ये तो बोलिए, ये तो आप करा सकते कि आप पुनः इसको सर्वे किया जाए, घर घर जाया जाए। हम जो बोल रहे कि 1% भी पक्का मकान नहीं है, हम जो बोल रहे कि 1% भी मैट्रिकुलेट नहीं है, आप सर्वे कराने में क्या दिक्कत है महोदय? इसीलिए माननीय सभापति इस पर पुनर्विचार मैं आग्रह कर रहा हूँ, क्योंकि शोध संस्थान के द्वारा मांगा गया था सच्चे के साथ जो है ना आप इनके सामाजिक आर्थिक जो संरचना ये है संरचना उसको आप प्रस्तुत करें, क्योंकि दो बार आरजीआई ने इसको रिजेक्ट किया भारत सरकार के विभाग ने। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि फिर से इनकी सूचना को ग्रहण करते हुए उड़ीसा और जहाँ की बात कर रहे हैं सरकार इस पर विचार करेगी। नहीं विचार नहीं, आग्रह होगा महोदय हमारा छोटा सा बात है, हम विचार नहीं। देखिए गैर सरकारी संकल्प ये ब्रह्मास्त्र हो गया, इसके ऊपर में कोई सवाल नहीं होता है। हम महोदय से हम यही मांग करें कि आपको सर्वे करने में कौन सा दिक्कत है, आप सर्वे तो कराइए। इसका होगा नहीं होगा केंद्र सरकार का हाथ में, करेगा नहीं करेगा ठीक है, वो बात तो हम अपने बात रखें कि अगर बंगाल और उड़ीसा में कर सकता तो क्यों नहीं कर सकते, लेकिन आप सर्वे कराएंगे ये तो कम से कम आश्वासन दीजिएगा हम इसका सर्वे कराएंगे। उसको देख लेंगे आप नहीं माननीय मंत्री जी उस तरह का नहीं, वो तो खाली हमको बैठाने के लिए बोल रहे हैं और हम बैठेंगे ही। लेकिन माननीय मंत्री जी ये तो बोले कि हाँ इसका सर्वे कराएंगे, राज्य सरकार तो अधिकार क्षेत्र के अंदर है, सर्वे तो करा ही सकते हैं। तो महोदय से हमारा यही निवेदन है मंत्री महोदय से भी कि इसको सर्वे करा दिया जाए और सर्वे करा के इसको न्यायपूर्वक विचार किया जाए, यही बात है। माननीय सदस्य आग्रह करेंगे कि हम स्वीकार कर रहे हैं इनकी सूचना को और इस पर सामूहिक विचार करेंगे हम लोग। फिर विचार की मंत्री महोदय सर्वे कराइए, सर्वे में क्या दिक्कत है? मानिए केंद्र सरकार नहीं करेगा ठीक है, TRI के माध्यम से उसके सपोर्ट में हर तरीके से रिपोर्ट बना करके ताकि इसको अनुसूचित जाति में शामिल किया जाए। सरकार ने प्रयास किया लेकिन दो बार से भारत सरकार ने इसको अस्वीकार किया। चलिए अभी हम लोग हम बैठेंगे महोदय, हम समय विचार करेंगे, आश्वासन देते हैं। आप महोदय खाली आश्वासन ये दीजिए कि हम सर्वे कराएंगे, इतना ही तो हम बोल रहे हैं। हम तो मांग नहीं कर रहे कि आप कर दीजिए मेरे, आप सर्वे करेंगे ये तो बोल ही सकते हैं, इसमें कौन सा अड़चन आता है हमको तो समझ में नहीं आता है। हक का बात कर रहे हैं। अब बंगाल और उड़ीसा मेरा प्रतिवेश, हम त्रिवेणी संगम में रहते हैं, तो मंत्री महोदय से मेरा मांग है कि आप इसको सर्वे कराने का हमको खाली आप ये दीजिए, आश्वासन दीजिए कि हाँ इसका सर्वे कराएंगे। सर्वे कराने का तो दीजिए आप कम से कम। TRI का रिपोर्ट से चूंकि जिन तरीके से जाति का निर्धारण सरकार करती है भारत सरकार, वो TRI के रिपोर्ट के आलोक में ही करती है। TRI ने आपके समर्थन पे ही आप जिन जाति को शामिल कराना चाहते हैं अनुसूचित जाति में, समर्थन में हर तरीके का साक्ष्य देकर के भारत सरकार को दो बार भेजा, उसके बावजूद भी उन्होंने अस्वीकार किया। माननीय सदस्य आप इस बात को समझने का प्रयास, फिर भी आपकी बात आप सर्वे करा दीजिए, खाली इतना तो करे तो उन लोग को भी लगे कि मेरा विधायक मेरे लिए लड़ रहा सर्वे है। में तो सिर्फ उनकी जनसंख्या को आप कितनी है जनसंख्या, नहीं सिर्फ आप आंकड़ा पास, आप जनसंख्या नहीं महोदय, आप सर्वे कराइए, आप सर्वे कराइए। हम जो बोल रहे कि 1% मैट्रिक पास, जनसंख्या की बात कर रहे हैं माननीय सदस्य, क्योंकि अभी जनगणना होने भारत सरकार ने घोषणा कर दिया, जनगणना होगी 2 साल के अंदर में 27 में 2 साल जितना माल क्षेत्र है महोदय का आंकड़ा आ जाएगा। महोदय वो आंकड़ा हम नहीं बोल रहे, उसका कल्चर क्या है, उसका वेशभूषा क्या है, उसका सामाजिक संरक्षण, माननीय इसका तो सर्वे किया जाए महोदय। TRI कोई रिपोर्ट करती है किसी जाति के संदर्भ में तो उसमें तो सारे तरीके का मामला रहता है जिसको रिपोर्ट करती है। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि दो बार TRI ने रिपोर्ट भेजा भारत सरकार को, लेकिन उसने अस्वीकार किया।
इसीलिए माननीय सदस्य से आग्रह होगा कि अविस्ताव को वापस लेंगे महोदय। आप कम से इतना आश्वासन दीजिए कि हाँ सर्वे इसका कराएंगे, इतना तो करा सकते हैं महोदय। सुरेश जी आप बैठिए। नहीं माननीय सुरेश जी बैठिए। मंत्री महोदय आप बैठिए। मंत्री महोदय आप सर्वे कराने का तो थोड़ा कम से कम करिए, इतना आश्वासन दीजिए कि हम सर्वे कराएंगे। उसका सामाजिक संरचना क्या है, उसका एजुकेशन ये क्या है, उसका खान पान क्या है, उसका रहन सहन क्या है, ये इतना तो कर सकते हैं। कौन सा कल्चर में किस तरह का रहता है वो। हम अविस्ताव वापस जरूर लेंगे, खाली थोड़ा सा आश्वासन दीजिए तो ताकि हमको भी वहां पर जवाब दें। हम भी तो समाज के प्रति जवाबदेही है महोदय। अन्य मंत्री जी। सभापति महोदय, फिर से मैं भारत सरकार जिन बिंदुओं को लेकर के इसको खारिज किया उन बिंदुओं को सरकार देखेगी। दोबारा मान लीजिए रिपोर्ट करने की जरूरत होगी तो हम लोग करेंगे। अब लेकिन अविश्वास को वापस करें। अब वापस माननीय सभापति पर वो हिसाब वापस लेता हूँ। माननीय सदस्य श्रीमती रागिनी सिंह जी। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। यह सभा राज्य सरकार से अभिभावित करती है कि धनबाद नगर निगम में जो 27 ग्रामीण गांवों को सम्मिलित किया गया है, जिससे झरिया विधानसभा के जीतपुर, डुमरी, भूतगड़िया, सिरगुजा, कपुरगाड़ा, पैरो, गौरखुट्टी, मोहलबनी, परगावाद और नूनोडी शामिल है। ये सभी क्षेत्र आज भी पुनर्वत ग्रामीण स्वरूप वाले हैं, परंतु नगर निगम में जोड़ दिए गए जाने के बाद भी सड़क, जलपूर्ति, प्रकाश व्यवस्था, निकासी, स्वच्छता जैसी आधारभूत सुविधाएं उन्हें उपलब्ध नहीं है। दूसरी ओर इन क्षेत्रों से नियमित कर वसूली की जा रही है और ग्रामीण योजनाओं से भी वंचित कर दिया गया है। इसके विपरीत नगर निगम सीमा से सटे कई क्षेत्र स्वाभाविक रूप से शहरी स्वरूप ग्रहण कर चुके हैं, परंतु अब तक उन्हें निगम क्षेत्र में शामिल नहीं किया गया है। इससे वहां की जनता योजनाओं से, सुविधाओं से, दोनों से वंचित रह रही है। मेरा आग्रह है कि वास्तविक ग्रामीण स्वरूप वाले गांवों को पुनः ग्रामीण विकास विभाग के अधीन लाया जाए। जो क्षेत्र स्वाभाविक रूप से शहरी हो चुके हैं उन्हें विधिवत नगर निगम से सम्मिलित किया जाए। अतः मैं अनुरोध करती हूं कि पूरे विषय के जांच हेतु एक उच्च स्तरीय समिति गठित की जाए। माननीय सदस्य का गैर सरकारी संकल्प उन्होंने पूरा पढ़ के सुना दिया। सरकार का जो वक्तव्य है वो भी उनके पास है। मैं आग्रह करूंगा कि सरकार की किस वक्तव्य से वो संतुष्ट नहीं है, उन बिंदुओं को उठा दे तो मैं उनका जवाब दे दूंगा। अध्यक्ष महोदय, मेरा ये कहना, पिछले बार भी इस विषय को हम लोग उठा चुके हैं। मेरे ये क्या है कि 27 गांव जो मुद्दा है ये लंबे समय से चल रहा है और मेरा मानना है कि मेरे क्षेत्र में मात्र 7 है, तो उसको कम से कम अलग कर दिया जाए, क्योंकि ये धनबाद और पूरे झरिया में जोड़कर 27 को जोड़ा गया है। तो हम उस उत्तर से संतुष्ट नहीं है अध्यक्ष महोदय, इसका माननीय मंत्री जी को थोड़ा संतुष्ट कर दें। माननीय अध्यक्ष महोदय, सरकार ने बड़ा स्पष्ट उत्तर दिया है। माननीय सदस्य का जो अभिस्ताव है सरकार से, वो स्पष्ट ये कहता है कि चूंकि ये ग्रामीण पृष्ठभूमि के थे, नगर क्षेत्र में शामिल हो गए तो अपेक्षित विकास नहीं हो पा रहा है, इसलिए कि नगर की योजनाएं कम चल रही हैं। सरकार ने स्पष्ट उत्तर दिया है कि कितने लाभुकों को आवास उपलब्ध कराया है, कितनी सड़कें बनाई है, कितना क्या कुछ है। और सबसे महत्वपूर्ण उसकी अंतिम पंक्ति ये लिखती है कि नगरपालिका अधिनियम 2011 की धारा 14 यह कहती है कि जनगणना के आंकड़ों के प्रकाशन के उपरांत ही किसी क्षेत्र को उसमें नगर क्षेत्र से हटाने या किसी नए क्षेत्र को डालने का निर्णय किया जा सकता है। तो मैं माननीय सदस्य से यही आग्रह करूंगा कि अगले वर्ष संभावित है कि
जनगणना हो जाएगी। जनगणना के उपरांत आपके विषय पर सरकार विचार करेगी और जो सम्यक निर्णय होगा वो हम लोग लेंगे। वापस ले लीजिए। अध्यक्ष महोदय, मैं ये बोलना चाहूँगी माननीय मंत्री जी से कि एक बार फिर से इसको मतलब जांच में किया जाए, क्योंकि उस समय लोकल पार्षद की एक छोटा सा गलती के कारण वहाँ ग्रामीण के लोग आज भी मूल सुविधाओं से वंचित हैं। आप जो जायजन जिनको मिलना चाहिए वो नहीं मिल पा रहा। आज हम ये नहीं बोल रहे जोड़ना है, अब भाई कई ऐसे क्षेत्र है, सिंदरी से सटा हुआ क्षेत्र है, धनबाद से सटा हुआ क्षेत्र है, उसको आप जोड़ सकते हैं। लेकिन हमारे क्षेत्र में 7 ऐसे गांव हैं जो बिल्कुल ग्रामीण में आता है, तो उस पर आप विशेष सिर्फ ध्यान दीजिए। हम यही बोल के कि वहाँ के लोग लगातार ये बात बोलते हैं कि हमको कोई ऐसा साधन, हम लोग दोनों ग्रामीण और शहर के बीच में पिस के रह जा रहे हैं और मेरे क्षेत्र में कोई ऐसा सुविधा नहीं है। ये आप जांच का विषय, इस पे जांच करवा लीजिए, कोई इसमें बोलने वाली बात नहीं है अध्यक्ष महोदय। नगर विकास में अवर सचिव की जांच रिपोर्ट स्पष्ट ये कहती है कि माननीय सदस्य के आग्रह पर एक जांच पूर्व में कराई जा चुकी है। नगरपालिका अधिनियम की धारा 14 स्पष्ट यह कहती है कि जनगणना रिपोर्ट के प्रकाशन के बाद सरकार द्वारा समीक्षा की जा सकती है। मान्यवर, मैंने तो यही उनसे कहा, वो एक बार पूछें चाहे 8 बार पूछें, अब सरकार का जवाब वही होगा जो सत्य है। अब वापस और सत्य ये है कि जब तक जनगणना नहीं हो जाती है तब तक समीक्षा नहीं हो सकती है। मैडम, अब तो मैं आपसे यही आग्रह करूंगा कि आप प्रस्ताव वापस लें। जी, तो जनगणना कब तक होगा? एक समय सीमा निर्धारित किया जाए। नहीं, 1 साल के अंदर बाद में होगा। ये तो विषय लंबे समय से इसी तरह टाल मटोल गोल गोल बातें हम लोग को बोला जा रहा है। ये विषय हमारी माँ कुंती देवी भी उठाए थे, पूर्व विधायक जी भी उठाए थे और आज हम भी उठा रहे हैं। ये लंबे समय से ये मामला चल रहा है अध्यक्ष महोदय। तो माननीय मंत्री जी से आग्रह करेंगे कि इस पे विशेष ध्यान दीजिए। वापस ले लीजिए, देंगे। 2011 के बाद जनगणना नहीं हुई है मैडम जी। मैं पुनः आपको दोहरा कर कहता हूं कि जनगणना के उपरांत समीक्षा होगी और समीक्षा के बाद सरकार इस पर सम्यक विचार करेगी। वापस ले लीजिए। धन्यवाद, वापस लेते हैं अपना। माननीय सदस्य डॉक्टर कुशवाहा शशिभूषण मेहता जी। मेरा प्रस्ताव जो आया है वो राज्य के 55% ओबीसी समुदाय के लिए है। यह सभा राज्य सरकार से प्रस्ताव करती है कि झारखंड राज्य में ओबीसी वर्ग की आबादी कुल आबादी का 55% है, परंतु इस वर्ग को मात्र 14% आरक्षण का लाभ दिया जा रहा है। राज्य के कई जिलों में जिला स्तरीय पदों में ओबीसी वर्ग का आरक्षण शून्य है। झारखंड पदों और सेवाओं की रिक्तियों में आरक्षण संशोधन विधेयक 2022 के आलोक में राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग ने भी ओबीसी वर्ग की आबादी को ध्यान में रखते हुए आरक्षण सीमा 14% से बढ़ाकर 27% करने की अनुशंसा की है। पड़ोसी राज्य बिहार की सरकार ने आरक्षण सीमा बढ़ाने के लिए सबसे पहले जातीय सर्वेक्षण कराकर सर्वेक्षण रिपोर्ट के आधार पर आरक्षण संशोधन बिल लाकर सदन से पास कराया गया। अगर इस स्तर पर झारखंड सरकार के द्वारा ओबीसी वर्ग के आरक्षण में संशोधन का प्रस्ताव किया गया होता तो निश्चित रूप से तकनीकी पहलुओं में विधेयक की मंजूरी मिल गई होती। मैं इसी वर्ष सभी प्रकार के तकनीकी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए ओबीसी वर्ग के आरक्षण सीमा को 14% बढ़ाकर 27% लागू करने की मांग सरकार से करता हूं। महोदय, जवाब आया है, लेकिन जवाब से संतुष्ट नहीं है। मंत्री जी से चाहेंगे कि कब तक लागू करेंगे, क्या करेंगे, उसको जवाब दें। स्पष्ट जवाब है सभापति महोदय। हम लोग ने इसमें एकदम स्पष्ट कर दिया है कि 2022 में ही हम लोग रिक्तियों में आरक्षण संशोधन विधेयक यहाँ विधानसभा से पारित किया है, जिसमें हम लोग ने 27% आरक्षण जो है ना ओबीसी को किया है। और उसमें ये भी किया है कि 9th शेड्यूल में शामिल करते हुए इसको भारत सरकार स्वीकृत करे। और इस संदर्भ में एकदम स्पष्ट रूप से हम लोग उल्लेखित किए। ये तो कोर्ट के निर्णय के आलोक में
73 पर इस संदर्भ में अभी थोड़ी देर पहले देवेंद्र कुमार जी का गैर सरकारी संकल्प में भी चर्चा हुई है माननीय सभापति महोदय। तो कोर्ट के निर्णय के आलोक में हम लोग ने इसको 50% किया है। महोदय, कोर्ट का हवाला देते हुए इस प्रकार से ये लटकाया गया है। हम जानते हैं, राज्य जानती है, दुनिया जानती है कि अभी जो आरक्षण का सीमा है, एससी को 26%, एससी को 10%, ओबीसी को 14 और ईडब्ल्यूएस को 10 सब मिला करके 60%। तो जहाँ पर हाईकोर्ट और न्यायालय की बात कह करके ये टाला जा रहा है 50% मामला, तो ऑलरेडी इसे 60% हो गया है। अब इसको सुप्रीम कोर्ट ने ठप्पा लगा दिया है। तो कहीं ऐसा नहीं है कि 50% ज़्यादा नहीं है, इसलिए कोर्ट का मामला है। और इसके पहले भी 2019 में माननीय रघुवर दास जी सरकार ने पहले सर्वे करने के लिए ऑलरेडी ये नोटिफाई कर दिया है। तो अभी तक उसका क्या मामला है समझ नहीं आती है बात को। पूरा क्या हुआ उसका, पूरे राज्य बड़े उम्मीद के साथ है। जब हेमंत सोरेन जी पिछले अभी चुनाव लड़ रहे थे, ये सरकार चुनाव लड़ रही थी, तो निश्चित रूप से उसमें उन्होंने वादा किया था, कहा था कि हम ओबीसी को महोदय हम 27% आरक्षण दे देंगे। और अभी तक ये कहीं कुछ हुआ नहीं अभी तक। और विधानसभा के पारित करने संबंध में एक प्रस्ताव आया है कि उसमें जवाब में आया है कि झारखंड पदों और सेवाओं की रिक्तियों के आरक्षण संशोधन विधेयक 2022 को झारखंड विधानसभा द्वारा दिनांक 11/11/22 को पारित किया गया है और अंतर विधायी कार्य प्रक्रियाधीन है। उक्त विधेयक को झारखंड राज्य सरकार की सेवाओं में आरक्षण के प्रतिशत निम्नलिखित निर्धारित किए जाने का प्रस्ताव है। ये तो प्रस्ताव तो 22 में है महोदय। 22 के बाद है सो अभी तक क्या हुआ, कब तक ये प्रस्ताव लागू होगा, कब तक कार्रवाई होगा और कब तक है सो लोगों को ये मिलेगा, सो हक अधिकार मिलेगा। पूरा राज्य है सो बड़े उम्मीद के साथ देख रहा है कि ये हेमंत सोरेन जी की लोकप्रिय सरकार है ओबीसी समुदाय को कम से कम 27% आरक्षण लागू कर देते। सभापति महोदय, जो विषय को इन्होंने उठाया है कि बिहार की तर्ज पर यहाँ भी जातीय सर्वेक्षण हो, उन्होंने लिखा है बिहार में जो जातीय सर्वेक्षण हुआ है उस आधार पर जो रिजर्वेशन तय किया गया उसको तो 2023 में हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया उसको। तो यहाँ तो बहुत तरीके से और राज्य की जनता के हित में ओबीसी सभी लोगों के हित में ये तय हुआ है और भारत सरकार से हम लोग भेजे हैं, भारत सरकार को आग्रह किए कि 9th शेड्यूल में शामिल करते हुए उस पक्ष के लोग की तो सरकार है भारत सरकार, वो लोग जाएं और इस बात को कराएं कि ओबीसीओं का यहाँ पर हनन हो रहा है, इस तरह की दिक्कतें आ रहा है, ताकि हम लोग तुरंत लागू कर देंगे, उसमें 1 मिनट भी समय नहीं लगेगा। क्योंकि ये विषय पूर्व में भी आ चुका है सभापति महोदय और हम लोग का दिल स्पष्ट है और सरकार का नियत साफ है। हम लोग 27% आरक्षण इसलिए ओबीसी के नाम से तय कि इसमें कहीं कोई बात नहीं है। वो लोग सहयोग करें, इसको लाएं, हम लोग जो है ना तुरंत लागू वापस इसको अविस्तार को वापस महोदय आप ये तो बता दें कब तक सर्वे करा के कब तक इसको करा देंगे। बड़े उम्मीद के साथ पूरा राज्य का 150 आधी आबादी से ज्यादा संख्या के लोग ऐसे उम्मीद के साथ देख रहे हैं आप हक अधिकार के लिए महोदय। अब जो बगल का राज्य है बिहार है, जैसा आप जानते हैं, वहाँ पर 43% से ओबीसी को मिला है आरक्षण और यहाँ पर मात्र 14% में ऐसा हम लोग झुंझुना दिखला रहे हैं। महोदय मंत्री जी करिए ना, कब तक सर्वे कराएंगे और कब तक सर ट्रिपल टेस्ट करा लिया हम लोगों ने। ट्रिपल टेस्ट के आंकड़ों के आधार पर शहरी क्षेत्र में ओबीसी की जनगणना हो गई। माननीय सदस्य वास्तव में चिंतित हैं, उसी समाज से आते हैं, मैं भी उसी समाज से आता हूं और हम लोग बड़े चिंतित इस बात से हैं कि झारखंड के भूभाग पर पिछड़े वर्ग समुदाय के साथ बड़ा अन्याय हुआ है। आबादी हमारी 55% है, मान्यवर 60% है और आरक्षण की अधिसीमा 14% है। अब उन कारणों को अगर हम तलाशने जाएंगे तो पन्ने 2001 से पलटे जाएंगे, तो 2001 से पन्ने हम लोग नहीं पलटते हैं मान्यवर। हम इसी विधानसभा सौध की पिछली जो विधानसभा थी उसमें सर्वानुमति से बहुमति से यह प्रस्ताव पारित करके भारत सरकार को भेजा गया। चूंकि बिहार में जातिगत जनगणना के आंकड़ों के हश्र को हम लोग देख चुके थे,
बिहार सरकार ने उसको जातिगत जनगणना के आंकड़े के बाद लागू किया, ऑनरेबल हाई कोर्ट बिहार ने इसको टर्न डाउन कर दिया। हम लोगों ने ये प्रस्ताव यहाँ से भेजा और साथ में ये उम्मीद की कि भारत सरकार इसको 9th शेड्यूल में डाल देगी तो 9th शेड्यूल में वो न्यायिक समीक्षा से परे हो जाएगा। वो फाइल विधानसभा से निकलकर राजभवन होते हुए कहाँ गई है, मान्यवर हम लोगों को, सभापति महोदय, हम लोगों को मालूम नहीं है। हम तो उनको यही आग्रह करेंगे कि एक सामूहिक प्रतिनिधिमंडल यहाँ से चले, महामहिम राष्ट्रपति के समक्ष, माननीय प्रधानमंत्री जी के समक्ष, माननीय गृह मंत्री जी के समक्ष, और जाकर हम बोले कि झारखंड की 55% से अधिक आबादी अगर आज 14% के खाने में है तो झारखंड के लोग भारत सरकार की ओर बड़ी उम्मीद भरी निगाहों से देख रहे हैं कि भारत सरकार हमको ये अधिकार दे कि हम झारखंड में आरक्षण की अधिसीमा को बढ़ाकर 73% कर सकें। महोदय अब वापस ले महोदय मैं माननीय मंत्री जी के बातों से निश्चित रूप से हम सहमत हैं, लेकिन ये झारखंड राज्य के तमाम ओबीसी समुदाय इस बात के लिए है तो ये आंख लगाई है तो कान टिकाए हुए देख रही है कि कब तक है तो ये हम लोगों को 27% मिलेगा या 14% मिलता रहेगा। हम लोग 22 में यह प्रस्ताव लाया गया है, 4 साल बीत गए, 4 साल बीतने के बाद भी अभी तक है जो कब तक होगा, ये कब तक पास होगा, कब तक मिलेगा, ये सीधा भी बात, इतना टेक्निकल बात है जो ये गरीब गुरबा है जो गांव के बच्चे नौजवान है जो छात्र युवा है जो बेरोजगार सभी नहीं समझते हैं, केवल है तो टेक्निकल बात नहीं हम जानना चाहते हैं। हम मंत्री महोदय से आश्वासन ये चाहते हैं कि हम 6 महीना में लागू कर देंगे, साल भर में कर देंगे, 2 महीना में कर देंगे, इसको तो बता दे महोदय। भारत सरकार से आदेश दिलवा, भारत सरकार का ये अधीन नहीं है महोदय। ये आपने, मैं ये कहना पूछना चाहता हूँ मंत्री महोदय कि जब हम लोग ऐसे चुनाव में गए थे, हमने कहा था, माननीय हेमंत सोरेन जी कहे थे कि हम 27% आरक्षण दे देंगे, तो 27% दे देंगे तो क्या भारत सरकार से पूछ के दिए थे? हम तो नहीं समझते पूछ के दिए थे, तो आप उसी प्रकार से लागू कर दीजिए ना कि 25 आपका 27% कहे थे लागू हो गया। हम लोग बाबूलाल जी 27 को घटा के 14 किए थे तो झारखंड मुक्ति मोर्चा से पूछ के किए थे। बात हो गई, केवल मात्र कहते हैं कि देंगे देंगे देंगे, ये झुंझुना दिखा रहा, लोली दिखला रहे हो, हम लोग ठगे चल रहे हैं आपस। ये मामला जो है ना, ये केंद्र सरकार का हम नहीं मानते हैं, कोई भी समुदाय का लोग नहीं मानता है, मानता इतना ही है कि ये हेमंत सोरेन सरकार हमको ठग रही है, लॉलीपॉप दिखा रही है। हम आप तमाम ये सरकार से ही चाहेंगे, आग्रह करना चाहेंगे महोदय कि आप इसको डेट घोषित करिए कि इतना तारीख हम लागू करेंगे। और हम लोग ऐसे जितने छात्र बेरोजगार नौजवान हैं सभी, अभी BC1 का 8%, BC2 का 6%, ये तो झुंझुना हो गया। ये झुंझुना ऐसा दिखलाने से क्या फायदा है? हम आग्रह करेंगे कि इसको डेट घोषित कर दें, इसके हम लोग संतुष्ट हो जाएंगे, पूरे राज्य को BC समुदाय संतुष्ट हो जाएगा। आप वापस ले लीजिए। संतोष तो कर दे महोदय, हम तो संतोष चाहेंगे कर देना कि भाई ऐसा लागू करें, कितना दिन में करेंगे, कर तो इतना बात तो बोल दें। कब तक, मतलब कितना प्रतिनिधिमंडल जाना है राज्यपाल महोदय के पास, गृह मंत्री के पास, प्रधान, आप ले चले ना, इसके बाद हम लोग भी चलेंगे। जो बातें इन्होंने संतुष्ट नहीं होंगे तब तक वापस लेने का, ये तो प्रक्रिया वापस लेना ही लेना है। लेकिन हम इतना तो संतुष्ट कर दें कि पूरे राज्य की जनता देख रही है, राज्य के ओबीसी समुदाय देख रहा है, इतना तो कह दे महोदय कि हम लोग इस टाइम के अंदर है तो हम लोग कर देंगे, कुछ तो बता दें महोदय। कुछ भी सुनने के लिए राज्य की जनता ऐसे ललायित है। माननीय सदस्य, वैसे तो विधानसभा के सभी सम्मानित सदस्यों का मान बराबर है, लेकिन शशि भूषण जी, ये मैं जानता हूँ कि आप जिस गंभीरता से अपनी बात को रखते हैं, सरकार भी उतनी ही गंभीरता और संवेदनशीलता से आपकी बातों को गौर करता है। आपने जो बातें कही हैं, ये सबका दर्द है, पूरे राज्य का दर्द है, हमारे सरकार के मुखिया श्री हेमंत सोरेन जी का दर्द। आप चिंता नहीं करिए, जितना सार्थक कार्रवाई हो सकता है वो हम करेंगे। हम तो आपसे आग्रह करते हैं और इसलिए आग्रह कर रहे हैं कि आप एक संवेदनशील सदस्य हैं, इस अभिस्ताव को आप वापस ले लीजिए, हम लोग आगे बढ़ेंगे, कार्रवाई करेंगे। अब वापस ले लीजिए महोदय। अपने पलामू जिला के आन मान शान है, हमारे बड़े भैया हैं, इनकी बात को है सो हम बहुत ये गंभीरता से लेते हैं और सर आंखों पर इनकी बात है।
मैं इसी उम्मीद के साथ है कि मंडल ले जाने की बात हो, चाहे जो भी प्रक्रिया हो, प्रक्रिया पूरा करके सरकार है सो इस पर गंभीरता से पालन करके और इसके बाद में ज़्यादा नहीं 6 महीना के अंदर इसको करने का काम करें। बहुत बहुत धन्यवाद आपके आश्वासन पर हम वापस ले सड़कों लिया पर। माननीय शत्रुघ्न कुमार महतो जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, यह सभा राज्य सरकार से विस्तार प्रस्ताव करती है कि बागमारा विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत NH 18 का राजगंज 50 खंड अति व्यस्ततम मार्ग है। इस मार्ग पर प्रतिदिन हजारों की संख्या में वाहन का आगमन और जनता का आगमन होता है। उक्त मार्ग पर अवस्थित सोनाडी एवं रेलवे स्थान रेलवे क्रॉसिंग होने के कारण भीषण जाम की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। रेलवे स्थान एवं सोनाडी रेलवे क्रॉसिंग पर फ्लाईओवर का निर्माण किए जाने से इस संकट से निजात मिल सकता है। अतः मैं सदन के माध्यम से सरकार से ये मांग करता हूँ, रेलवे स्थान एवं सोनाडी रेलवे क्रॉसिंग पर फ्लाईओवर का निर्माण कराई जाए। उत्तर मिला ना? माननीय सदस्य जिस सड़क का जिक्र कर रहे हैं उस सड़क की संख्या है NH 18A। अभी नया बना 18A था पहले। आप बैठेंगे मान्यवर तब ना हम आपकी बात का जवाब देंगे। आप खड़े रहिएगा तो हाउस ऑर्डर में कैसे रहेगा? सरकार का वक्तव्य बहुत स्पष्ट है सभापति महोदय। ये भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण का NHAI का है। उत्तर यह भी आ सकता था कि यह विषय राज्य सरकार से संबंधित नहीं है, लेकिन इसके बाद भी राज्य सरकार ने आपको पूरी तकनीकी जानकारी मुहैया कराई है कि किन वजहों से आरओबी का काम प्रभावित हुआ, किन वजहों से 4 लेन ऑगमेंटेशन का काम नहीं हुआ। ये तमाम चीजें माननीय सदस्य, भारत सरकार के द्वारा NHAI या दोनों स्थानों पर आरओबी निर्माण हेतु DPR का सूत्रण करने की प्रक्रिया चल रही है और NHAI के द्वारा ही इसका क्रियान्वयन किया जाएगा। राज्य सरकार का इसमें कोई योगदान नहीं है। कि DPR बनने में काफी विलंब लगेगी, काफी दिनों से मामला चल रहा है। फिलहाल जो परेशानियां हैं, जो दिक्कतें हैं जनता के बीच में, उस रास्ते पे प्रतिदिन हजारों संख्या में गाड़ी जनता लोग आना जाना करते हैं। तो हमारा एक प्रस्ताव है, हम सरकार से मांग करते हैं, फिलहाल सोनाडी रेलवे क्रॉसिंग और आपका कतरास रेलवे क्रॉसिंग में अगर रोड की चौड़ीकरण की जाए तो फिलहाल जो जाम की स्थिति है वो से लोग को निजात मिल सकता है। ये हम सरकार से मांग करते हैं, ये कम से कम करवा दीजिए। जो माननीय सदस्य से एक प्रतिप्रश्न हम करेंगे, क्या NH में राज्य सरकार के साज को SH बनाने वाली एजेंसी को आपने काम करते देखा है? जब सड़क NH होती है तो भूमि अधिग्रहित हो जाती है। ये पूरा का पूरा विषय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण से संबंधित है। माननीय सदस्य, राज्य सरकार राज्य के अंतर्गत आने वाले पथों के सुदृढ़ीकरण का, चौड़ीकरण का बाकी सारा काम कर सकती है, लेकिन जब राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के मुद्दे हैं तो वहां पर राज्य सरकार की भूमिका नहीं है। अब वापस ले लीजिए। एक मिनट, हम माननीय मंत्री से कहना चाहेंगे, जनता का जो दिक्कत है, जनता आखिर बात कहाँ रखेगी? सरकार के पास रखेगी। हम चाहेंगे सरकार इस प्रस्ताव को NHAI भेजने का काम करे या केंद्र भेजने का काम करे। हमें लग रहा है कि रास्ता जरूर कुछ रास्ता निकलेगा। माननीय सदस्य की भावनाओं को हम लोग NHAI को प्रेषित करेंगे। अब वापस ले लीजिए। आप अभिस्ताव वापस। अब मैं व्यवस्था पास वापस लेता हूँ। धन्यवाद। माननीय सदस्य श्री राजेश कच्छप जी। बहुत बहुत धन्यवाद सभापति महोदय। मेरा जो प्रश्न है, यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि राज्य के आदिवासियों, मूलवासियों के जमीन की सुरक्षा हेतु 11/11/1908 को छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट लागू हुआ, जो आज 118वें वर्ष में प्रवेश कर गई है। लेकिन
प्रारंभ से अब तक टेनेंसी एक्ट में ससीमित लैंड का नॉन स्टॉप लूट, अधिग्रहण, प्राकृतिक से छेड़छाड़ कर लैंड के सामान्य बनाने का खेल बदस्तूर जारी है। रिकॉर्ड ऑफ राइट्स का संरक्षित स्थल अभिलेखागारों से रिकॉर्ड गायब करना, रिकॉर्ड फाड़ देने का कार्य बेधड़क चल रहा है। इन्हीं कारणों से लैंड की चाक चौबंद सुरक्षा सह हड़पी भूमि काश्तकारों को वापसी सुनिश्चित करने हेतु CNT 1908 की सेक्शन 49 में प्रावधानिक न्यायालय का गठन, जिसका पीठासीन जज मंत्री राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग होते हैं। अब तक इंस्टीट्यूट नहीं होने से काश्तकारों की भूमि वापसी लंबित है तथा अन्य समस्या भी दिनों दिन बढ़ती जा रही है। काश्तकारी, आदिवासी, मूलवासी भूमि से तेजी से बेदखल हो रहे हैं, जो बेहद चिंता का विषय है। मानव तस्करी एवं पलायन भयानक रूप ले लिया है। अतः आसन के माध्यम से CNT 1908 की धारा 49 के तहत भू वापसी सुनिश्चित करने तथा अन्य समस्याओं की निदान हेतु मंत्री राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग को पीठासीन जज बनाते हुए न्याय राजहित में करने की मांग कर रहा हूं महोदय। जवाब महोदय, जवाब क्या सुन लूं कि चूंकि जवाब तो जो मैंने जो सवाल किया महोदय, सभापति महोदय, जवाब सिर्फ और सिर्फ उसी को उतार करके दे दिया गया, नया कुछ नहीं लिखा हुआ है इस पे। हूबहू उसको कॉपी करके मुझे जवाब दे दिया गया। मंत्री जी क्या कहना चाहते हैं? मैं मंत्री जी से थोड़ा सा जानना। अन्य मंत्री जी, अविस्ताव के माध्यम से माननीय सदस्य राजेश कच्छप जी ने जिन बातों को उठाया है, उनका कहना था कि CNT एक्ट 1908 के जो सेक्शन 49 के तहत भू वापसी सुनिश्चित करने, अन्य समस्याओं का निदान हेतु मंत्री राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग को पीठासीन जज बनाते हुए न्यायालय राजहित में करने की मांग करता हूँ। तो ये राज्य सरकार के द्वारा ये नोटिफिकेशन कर दिया गया है और मैं चूंकि राजस्व मंत्री और मुझे पीठासीन बनाने का सरकार ने ये अधिसूचना कर दी है और वो नोटिस हम लोग जारी कर रहे हैं और कोर्ट चलेगी 49 के तहत में, और जो भी मामले आएंगे उस पर उसका निष्पादन करने का। चलिए आप वापस ले लीजिए, क्योंकि जो मूल मांग था अविस्ताव के माध्यम से माननीय सदस्य का, उस बात को सरकार ने स्वीकार किया और CNT एक्ट 49 के तहत पीठासीन पदाधिकारी के रूप में वापस ले लीजिए, मुझे नामित कर दिया गया। सभापति महोदय, चलेगी। सभापति महोदय, कम से कम आप आज आसन पे बैठे हुए हैं, तो थोड़ा संरक्षण चाहिए महोदय। अभी तो मैंने सवाल ही किया और आप एकदम अविस्ताव वापस लेने की बात कर रहे हैं महोदय। मैं सिर्फ माननीय पीठासीन पदाधिकारी मैं कहना चाहूँगा, क्योंकि मैंने उसी चीज से बात की, क्योंकि राजस्व मंत्री पीठासीन पदाधिकारी होते हैं। ये तो मुझे लगता है कि भू राज अभी तक की जो परंपरा रही है, जब से हम शपथ लेते हैं उसी दिन से मुझे लगता है कि ये पीठासीन पदाधिकारी भी होते हैं और लोगों को राहत करने के लिए महोदय, आज तक मुझे लगता है माननीय मंत्री जी, आज कितनी बार बैठक हुई है, कहाँ बैठक हुई है, कितने केसों का डिस्पोजल हुआ है, मैं इन सभी चीजों को जानना चाहता हूँ। वो इसीलिए जानना चाह रहा हूँ महोदय कि आज जो है जिस प्रकार से सादा पट्टा में खनन के लिए, उद्योग के लिए, सरकारी उपक्रम के निर्माण के लिए इतने सारी जमीनों को ली गई है और जो मूल गांव है, मूल लोग हैं, मैंने सरकारी रिकॉर्ड पे छेड़छाड़ का भी सरकार को उस ओर भी इशारा किया है, तो कुछ तो डिस्पोजल हुआ होगा ना महोदय। मैं जब सवाल लाया हूं तो कुछ की जानकारी तो मैं जरूर चाहूंगा। सभापति महोदय, मैं माननीय सदस्य को स्पष्ट कर देता हूं। पहले तो ये राजस्व निबंधन भूमि सुधार विभाग से ये पत्रांक संचिका संख्या 06 धारा 49 177/2020 10/51 दिनांक 21/4/2025 को ये छोटनागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की धारा ये मैं ये उपलब्ध करा देता हूँ माननीय सदस्य को। इसके आलोक में ये पीठासीन पदाधिकारी मुझे नियुक्त किया गया। और जहाँ तक मामले है सोनांतु अंचल और कांडवार सूची करीब 749 मामले डिस्पोजल हुए हैं इस कोर्ट से, न्यायाधिकरण के कोर्ट से।
अभी बहुत सारे मामले चल रहे हैं, अभी कोर्ट फिर हम लोग शुरू करेंगे। माननीय सदस्य को मैं आश्वस्त करता हूं कि आपने इन गंभीर मसलों को उठाया सदन के बीच में, आपको मैं धन्यवाद करता हूं और ये कोर्ट को हम लोग निश्चित रूप से शुरू करने जा रहे हैं। नोटिस इशू हो गया है, आपको अविस्ताव वापस करने का आग्रह भी करता हूं और आपने इस मामले को उठाने के लिए आपको मैं धन्यवाद करता हूं। सरकार लोक कल्याणकारी होती है महोदय, और लोक कल्याणकारी सरकार चाहती है कि उसके द्वारा किए गए कार्यों की जानकारी जनता को हो। मैं समझ रहा हूं कि माननीय मंत्री जी गंभीर मंत्री हैं, ये बैठक इन्होंने किया होगा, इन्होंने वहाँ पे केस की सुनवाई भी की होगी। लेकिन एक चीज कहावत है ना महोदय कि ग्रामीण क्षेत्र में किया है, ग्रामीण क्षेत्र भी हमारे क्षेत्र है। लेकिन मेरा विशेष चिंता ये है कि ये जो थाना शब्द को ये करा करके आज के तारीख में, उस टाइम में थाना को नाथा कर दिया है। कहने का मतलब क्या है कि जिस टाइम में ये 1908 में ये CNT एक्ट का निर्माण या लागू हो रहा होगा महोदय, उस टाइम में मेरी जानकारी के आधार से तकरीबन 5 थाने जैसे रहे होंगे मुझे लग रहा है, रांची, हजारीबाग, धालभूम, मानभूम और पलामू। तो ये थाने, ये रेवेन्यू थाना था उस टाइम में, ये रेवेन्यू थाना था। रेवेन्यू थाना था, उसको धीरे से करके ये लोग पुलिसिया थाना में बढ़ा दिया। आज के तारीख में 46 में थाना की बाध्यता करा दिया। माननीय मैं समझ रहा हूँ, माननीय सदस्य, मेरा आग्रह होगा कि इस संदर्भ में भी माननीय सदस्य ने गैर सरकारी संकल्प लाया। माननीय सदस्य भूषण बाड़ा जी ने, मैं देख रहा था इस विषय को, स्पष्ट रूप से उसमें मैं जवाब दे दूंगा। माननीय सदस्य, आप अविस्ताव को वापस ले लीजिए। तो क्या मुझे वहाँ भी मतलब पूरक पूछने का अवसर देंगे? अगर मुझे वहाँ पूरक पूछने का अवसर दीजिएगा तो मैं ले लेता हूँ महोदय। अगर आप वहाँ पे अगर इजाजत देंगे वहाँ पूरक पूछने का, तो मैं अपना अविस्ताव अभी ले रहा हूँ। अविस्ताव वापस ले लीजिए। तो क्या वहाँ पे पूरक पूछने का अवसर मिलेगा क्या? नहीं, इस तरह का प्रावधान नहीं है महोदय। तो मेरा जो कहना है महोदय, मेरा कहना है कि आज पूरा रांची जो है महोदय, पूरा मैं डे 1 महोदय, जब से विधायक बना हूँ, गैर सरकारी में इस CNT के बारे में ही ज्यादातर चिंतित हूँ महोदय। इसीलिए महोदय कि आज हम देखिए, हम लोग आज अभी जा रहे हैं, हम लोग कहाँ सर्वे होगा, अभी जो है डिलिमिटेशन होगा महोदय। डिलिमिटेशन में क्या आप उसमें क्या किस आधार से डिलिमिटेशन करिएगा? आप डिलिमिटेशन करिएगा कि भाई संख्या के आधार से, किनकी संख्या कितनी है। तो भैया ये जो CNT का जो जमीन है उसमें अगर गैर कानूनी तरीके से अगर लोगों को बैठाएंगे और उसके बाद हम खोजेंगे कि भैया आदिवासी कहाँ गए, CNT में रहने वाले लोग कहाँ गए, तो हमको मिलेगा कहाँ? तो जब तक सरकार का हथौड़ा गैर कानूनी तरीके से कब्जा, देखिए जमीन तो उतना ही है ना, जमीन तो बढ़ नहीं रहा है हमारा। तो लेकिन उसी गांव में अगर बाहर से अगर दूसरे लोग बैठ जाएंगे, उसके बाद हम हल्ला करेंगे कि भाई हमारा जो है कि यहाँ पे रिजर्व सीट नहीं घटना चाहिए, तो कैसे संभव है? तो अगर आने वाले दिनों में अपने रिजर्व सीट को भी CNT अगर बचाना है तो हमको CNT एक्ट का सबसे पहले कड़ाई से पालन करना होगा, तभी तो गांव हमारे बचेंगे। तो जब तक ये जो है बड़ी बड़ी बिल्डिंगें जो बन रही, कहीं ना कहीं तो कठोर आपको एक्शन में तो आना पड़ेगा। राजेश जी, माननीय सदस्य, सभा की सहमति हो तो सभा की कार्रवाई समाप्ति तक समय बढ़ाया जाए। चलिए, मैं तो मथुरा मातो जी का इस मंच से आभार व्यक्त करता हूं कि कुर्मी जमीन को इन्होंने 2012 में CNT एक्ट में शामिल कराया। पहले बेधड़क बेच रहा था और मैं लाली जैसे सुदूर गांव तक वहां पे जमीन ब्रोकर का ये पहुंच गया था। कम से कम आभार व्यक्त करता हूं कि कम से कम वो रुक गया कि आज कुर्मी जमीन कम से कम CNT के दायरे में आकर के आज बच रहा है। तो और देखिए एक चीज है, मैं CNT जमीन, बहुत सारे CNT जमीन है, लेकिन आज के तारीख में अगर सादा पट्टा में अगर किन्हीं का जमीन अगर जा रहा है तो यहाँ के आदिवासियों का जा रहा है। सादा पट्टा कोई देता है, गैर कानूनी है ना, वो कौन देता है? हटिया में सबसे ज्यादा वोट मुझे लगता है कि इधर ही पड़ता होगा। लेकिन सादा पट्टा जो है वो गैर कानूनी है, सरकार भी कह रही है कि ये गैर कानूनी है।
तो गैर कानूनी को हम प्रोत्साहित क्यों करें? उस पर रोकने का क्या उपाय है? हम क्या कर सकते हैं? किस माध्यम से हम उसको रोक सकते हैं? आज की तारीख में महोदय 1.5 लाख, सिर्फ रांची में 1.5 लाख केस पेंडिंग है जिसका डिस्पोजल नहीं हुआ है। हम बताइए, और 2 साल के बाद में अगर फरमान आ गया कि भैया यहाँ डिलिमिटेशन होना है और हमको रिजर्व सीट से अगर 28 से अगर हमको फिर घटाए अगर 22 करेगा तो हम कहाँ रोएंगे? तो सबसे पहले हमको अगर उनको बचाना है, अपने आदिवासियत को बचाना है, सीएनटी को अगर संरक्षित करना है, सीएनटी में जितने लोग आते हैं उनको अगर हमको संरक्षित करना है तो इसमें कड़ाई से हमको कदम को उठाना ही पड़ेगा। देखिए, एक चीज है, कहीं ना कहीं लैंड रिकॉर्ड फट रहा है, ये तमाम लोगों को जानते हैं।